अब ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं फिर से करता हूं। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है। दिवेंदु है, गौरी वाधवन है, समरेंद्र है, और अरे 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 सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बहुत तेजी से भाग रहा है ये। और स्टार्ट करें? हाँ जी करो। तो ऑडियो वीडियो आई थिंक सबको ठीक आ रहा है, और अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। यस यस यस। नहीं, क्या हो रहा है? आवाज क्यों नहीं कम हो रही इसमें से? जी तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप सीए फाउंडेशन अपना क्लियर करके, लाइक पास ही मान के चलूंगा मैं आपको। एंड दूसरा, जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे भी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर आकर वास्तव में आपका जो सीए की पढ़ाई है, वो जो जर्नी है वो शुरू होती है अब। फाउंडेशन जो होता है वो तो एक प्रकार का ना एंट्रेंस एग्जाम होता है, थोड़ा खिलाने के लिए, दुलारने के लिए, प्यार करने के लिए होता है। असल सीए की आपकी डिस्कशन यहां से शुरू होती है। ठीक है। सभी जानते हैं कि आपकी नई स्कीम आ गई है, और नई स्कीम के अंदर बहुत सारी चीजें नई नई करी गई हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा कि मेरा नाम सीए राजकुमार है, हमने कौन कौन से कांड कर रखे हैं अब तक लाइफ में। आपके बारे में भी बाद में पूछूंगा कि आपका नेचर क्या है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे कैसे करते हो सारे काम। उन सभी बातों से पहले मैं आपसे चर्चा करता हूं अपने थोड़े सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट की थोड़ी सी समझ अगर हमें आ जाएगी ना, तो उसके बाद आपको मैं भी समझ में आ जाऊंगा और आप मुझे समझ में आ जाओगे। चलें? यस सर। तो यहां पर आकर हम बढ़ाते हैं अपनी बात को आगे की तरफ, और इधर आइएगा। और सबसे पहले बात करेंगे इसमें आके हम यहां पर कि साहब ये जो आपका न्यू स्कीम के अंदर मई 2024 एंड नवंबर 2024 के लिए हम ये बैच अपना ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। ठीक है। सी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का ये टैक्सेशन का आपका पेपर है। बहुत ही सुंदर सा क्यूट सा पेपर है। इस पेपर में आपके दो तरह के टैक्सेस को टेस्ट किया जाता है आपसे। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। साधारण भाषा में बात करूं तो एक जीएसटी हो गया और एक आपका इनकम टैक्स हो गया। दोनों 50-50 नंबर। इधर भाई साहब कमर सीधी, इधर देखो जरा, इधर कमर सीधी होनी चाहिए। क्लास के ना कुछ रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि हम तो घर पे कौन पूछ रहा है हमें, हमारा मास्टर बोलता रहेगा और भाई साहब हम तो मौज में रहेंगे। मोबाइल लिया, बेड पर लेट गए, लेट के गए, बैठ गए कमर लगा के पीछे, और धीरे 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 कब मोबाइल आपका गर्दन पे आ जाता है पता नहीं। लैपटॉप लेके बैठते हैं तो पैर लंबे किए, बेड पर बैठे, कमर सटाई और ऐसे गोद में रख लिया लैपटॉप। लेकिन कब आप धीरे धीरे लंबे हो जाते हो और कब वो लैपटॉप आपका पेट पर आ जाता है, आपको खुद पता नहीं चलता है। आपकी मेरी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, मुश्किल से 3-4 साल का। आपकी होगी 18-20 साल होगी, 4 साल उसमें और ऐड कर लो, इतनी मेरी होगी। लेकिन फिर भी मैं खड़े होकर पढ़ाता हूं हमेशा, मैं कभी बैठ के नहीं पढ़ाता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी जो कमर है एकदम सीधी रहेगी। और आपको लगता है कि हम तो वैसा मौज करेंगे, आप भूल जाओ, आपको मैं अदरवाइज मौज नहीं करने दूंगा। यहीं पर मिलकर आप और हम मिलकर इस टैक्स के पेपर को पढ़ के चलेंगे। ऐसा नहीं होगा
कि उसमें ही मैं बोले जा रहा हूं, आप सुने जा रहे हैं। नहीं, ये मोनोटोनस बोरियत वाली चीजें भाई मुझसे नहीं होती हैं। शुरू की 2-3 क्लास में मुझे कई सारे इंजेक्शन आपको लगाने, इंजेक्शन रखता हूं मैं अपने पास में, इंजेक्शन है मेरे पास, मेरा इंजेक्शन दूंगा कई सारे मैं आपको। और जब आप थोड़े से एक्टिव हो जाओगे टेक्स्ट को लेकर, समझ जाओगे टेक्स्ट क्या है कैसे है, उसके बाद फिर आप और हम आपस में मिलकर डिस्कशन करेंगे। लोग लॉ को एनालाइज करवाते हैं, लेकिन हम लॉ को ड्राफ्ट करवाएंगे। लॉ ऐसा पढ़ो कि 4 लोग कहें। अब 4 लोग क्या कहेंगे ये आपको पता है, ठीक है। तो बात चल रही थी जीएसटी की। ये है अपना 50 नंबर का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भाई साहब धूम मचा रखी इसने। 2017 में आया था ये। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का आगमन धरती पर हो गया था। तब से लेकर अब तक इसने धुआं उठा रखा भाई सब, ये मान के चलिए आप। दूसरा आपका पुराना धुराना इनकम टैक्स है, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, ऐसे चलता रहता है। जो जीएसटी है डायनामिक है, गतिशील है, चंचल है, फड़फड़ाता है। बहुत सारी चीजें चंचल होती है ना, फड़फड़ाती हैं। तितली बहुत फड़फड़ाती है, ऐसे ये भी फड़फड़ाने वाला सब्जेक्ट है। चेंजेस उसमें फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। उसके बाद तो आपको मैं कराने वाला हूं ये वाला पोर्शन 50 नंबर का, ठीक है। और ये कराएंगे आपके प्यारे से डीटी वाले सर, इनकम टैक्स, ये आपको ये करा के चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 100 नंबर का यहां पर पेपर रखवा दिया जाता है। पहले ये 40 मार्क्स का हुआ करता था, तो हमें थोड़ी हीन भावना आती थी कि मैं कहा यार कमाल हो गया भाई साहब, इनकम टैक्स से ज्यादा कलेक्शन आ रही है जीएसटी की। 2.25 लाख करोड़, कितना रे, 1,75,000 करोड़ पर मंथ, इतनी कमाई करके देता है आपका ये जीएसटी। देश यही चला रहा भाई साहब, बताया आपको हम। तो ऐसे करके यहां पर बात होती है और बाकी अपना ये यहां पर डिस्कस किया जाएगा। सर इसमें लेक्चर कितने लगेंगे? लेक्चर लगेंगे लगभग 40 लेक्चर। आप मान के चलिए अंडर 40 ही कंप्लीट कर दूंगा। क्या होता था जब 40 नंबर का था तो इसमें 34 लेक्चर मेरे लगते थे, जो भगवान झूठ न बुलाए, जो एक्यूरेसी है। झूठ वूठ तो मैं भाई बोलता नहीं हूं कि आपको बताऊं 30 और लगा दूं 40। एग्जैक्टली 34 लेक्चर लगे हैं अभी रिसेंटली बैच के अंदर, जब 40 नंबर का था। अब ये 50 का हो गया है, कुछ कंटेंट बढ़ गया है। सीए फाइनल के 3-4 चैप्टर काट कर यहां पेस्ट कर दिए हैं आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे क्यूटी पाइस के लिए कि इनको पढ़ाओ। एक चैप्टर तो ऐसा है सीए फाइनल का कि बड़ा धुरंधर माना जाता है, फाइनल का बच्चा भी चक्कर मारता है उसके अंदर, वो आपको पढ़ना है। पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, हंसते खेलते कूदते पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, इतनी आसानी से पढ़ेंगे जैसे यूपी में खबरें नहीं आती हैं, यूपी के अखबार में खेल खेल में कट्टा, मतलब तमंचा, खेल खेल में कट्टा चला 2 मरे। खेल खेल में सारे काम हो जाते हैं वहां पर, और ऐसे ही काम हमारे यहां पर भी होकर चलेंगे, ठीक है। तो 34 लेक्चर लगते थे, तो अब 4-5 चैप्टर बढ़ गए, तो मुझे लगता है कि 4 से 5 लेक्चर मेरे और बढ़ जाएंगे, तो वही 38, 39 मैक्स टू मैक्स राउंड फिगर पकड़ लिया हमने। 40 लेक्चर में आपका सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा बेहतरीन तरीके से। इन 40 लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, पहले यह समझते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे, पहले यह समझते हैं, और फिर और बातें करके चलेंगे। तो चलो तो बताओ बढ़ा क्या है। हालांकि क्या नया बढ़ गया है नई स्कीम के अंदर आपको देखने की जरूरत है नहीं, पर फिर भी आप कहते हो कि नहीं हमें बताओ 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 40 से 50 का हो तो कंटेंट कौन कौन सा बढ़ गया है वो भी बता देते हैं। आइए जरा यहां पर हम बात कर लेते हैं मालिक। ये देखिए न्यू स्कीम जो आपकी लॉन्च हुई है, इस न्यू स्कीम के अंदर क्या नया है भाई साहब, कतई जहर बात यहां लिखी हुई है। सब ठीक ठाक चल रहा ना भाई साहब, ऑडियो वीडियो सब ओके चल रहा ना भाई, बता देना मुझे। हाँ ठीक चल रहा है जी। तो यहां पर आकर सबसे पहली और जहर बात जो बोली गई है वो ये, स्ट्रांगली फोकस्ड ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब कि ये आपका जो नया सिलेबस आया है उसकी वर्डिंग्स है, मतलब जीएसटी पोर्टल का आपको भर भर के इस्तेमाल करना है। आपका पेपर उसी टोन पर, उसी पैटर्न पर आपसे पूछा जाएगा। जीएसटी पोर्टल समझते हो ना, जीएसटी की वेबसाइट। ऐसे इनकम टैक्स में आपका जो इनकम टैक्स का पोर्टल है ना भाई साहब, उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको इनकम टैक्स रिटर्न
फाइल करनी आनी चाहिए, आपको जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी आनी चाहिए, आपको जीएसटी का पेमेंट वेबसाइट पोर्टल जीएसटी पोर्टल पे जाके पे करना आना चाहिए। एक ई वे बिल नाम का डॉक्यूमेंट होता है जो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तैयार किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट आपको बनाना आना चाहिए, कैंसिल करना आना चाहिए, और बहुत सारी चीजें होती हैं। क्लाइंट का रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाने के लिए जीएसटी पोर्टल पर आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, पूरा संपूर्ण ज्ञान आपको उसका होना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी, ट्रेनिंग शुरू होगी। तो सी इंटरमीडिएट क्वालिफाई मतलब सेमी क्वालिफाइड हो गया मोटा मोटी भाई साहब। अब ऐसा बच्चा ट्रेनिंग करने जा रहा है ऑफिस में, तो क्या प्रिंसिपल सिखाएगा उसे? जो सीए फॉर्म का प्रिंसिपल है वो सिखाएगा क्या उसे कि जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है? अरे भैया वो सिखाता कोई नहीं है, लाइफ के अंदर सारी चीजें खुद ही सीखनी पड़ती है। और अब सी इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि नहीं, हम अच्छे वाले ट्रेनिंग भेजेंगे वहां पर सीए ऑफिस के अंदर और पहले से सिखवा के भेजेंगे। पहले दिन जब बच्चा वहां पहुंचेगा, हाजिर आओ रजिस्ट्रेशन करना लाइए, जीएसटी का पेमेंट करना, ओ भाई साहब क्या फटाफट तेज तर्रार बच्चा आया है, ऐसा चाहता है सी इंस्टीट्यूट। और मजे की बात यह कि सी इंस्टीट्यूट ने तो इसे अब आकर मई 2024 से मैंडेटरी किया है आपके सिलेबस के अंदर। हम तो इसे अप्रैल 2020 से अपने हर सीए फाइनल और इंटर के बैच में कराते रहे हैं। तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, हम तो भर भर के करवाते हैं, 3-4 साल हो गए मैं करवाते करवाते, हमारा तो मन नहीं लगता बिना जीएसटी पोर्टल के। अभी नूर सिंगला ऑल इंडिया रैंक 2 आए, मैंने पूछा भाई हमने जीएसटी पोर्टल क्लास में करवाया था, क्या बेनिफिट मिला? देखना वीडियो जरा। जीएसटी पोर्टल से चीजें वास्तव में समझ में आती हैं यार। मैंने मान लीजिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, पूरा थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी, प्रैक्टिकल कराया नहीं। क्या झुंझुना पढ़ लिया आपने? क्या पढ़ लिया? आपको जो चीज करनी नहीं आ रही प्रैक्टिकली तो क्या कर लिया? तो वहां से एक तो आपको वो प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है, और दूसरी बड़ी बात ये कि जो थ्योरी है वो सही से समझ में आती है। ठीक बोल रहा हूं मैं? हां बोलो हां। थ्योरी ठीक से समझ में आती है, आपको जड़ से समझ में आती है, और लंबे समय तक आपकी मेमोरी में वो सेट हो जाती है। ऐसा इन्होंने यहां पर बोला है मालिक, ये करना है। और ये चैप्टर्स आपके हैं, एक प्लेस ऑफ सप्लाई नाम का चैप्टर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो कि ऐड करे गए हैं, और क्वेश्चंस भी कह रहे हैं कि थोड़े बड़े क्वेश्चंस हम आपसे पूछकर चलेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपका कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड है, और कहीं से भी, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये वाली क्लास लो, कहीं से भी कोई क्लास ले रहा है तो एक क्वेश्चन जरूर पूछें, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? मतलब कि क्या आपकी क्लासेस में जीएसटी पोर्टल है? बिकॉज जीएसटी पोर्टल न्यू स्कीम में फाइनल और इंटर दोनों के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक? यस सर। मुझे बड़ी खुशी मिली इस चीज को देखकर। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहां पर मुझे पास ये उसके मैसेज नहीं आ रहे हैं इस वाले। हाँ आ गए, ठीक है जी। ठीक है। और डाउट के रिप्लाई, हाँ बोलो ना, डाउट के रिप्लाई। एल्डाइन साइट पे नहीं हो रहा। अरे अभी तो रुक जाओ भाई, अभी यूट्यूब पे देखो ना, अभी फ्री वाला कंटेंट देखो यार। वो सारा जो पेड बच्चा है वो यहां जो ज्वाइन हो चुका है वो अच्छी बात है, और जो भी ज्वाइन नहीं हुआ है कोई बात नहीं। और आज तो मुझे क्या नाम है, ये बच्चा तो मेरा पेड है, इससे कम इससे ज्यादा बात करनी जो यूट्यूब पे आया हुआ है, क्योंकि इससे भी फीस लेनी बाकी है। ठीक है? हाँ बच्चा बता मुन्ना, कैसा है तू? हाँ ठीक है जी, तो सारा हो जाएगा, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? अच्छा जी। गाइज एलएमएस पे, हाँ गाइज, ओके गाइज, चले गाइज, हाँ गाइज चलो। अब हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं कि हम पढ़ाते कैसे हैं और हमारी किताबें कैसी हैं। पहले दिखाता हूं किताबें आपको, क्योंकि देखो पहला दिन है आज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है कि हम क्या है, कैसे पढ़ाएंगे, क्या बातें होंगी, पूरे एक माइंड मैपिंग, रोड मैपिंग हमारी कैसे कैसे करके रहेगी। ठीक? तो किताबों में आएगा आपके पास में, ये इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक आएगी, इसका पहला चैप्टर है यहां पर आकर। ठीक है? सारी बुक्स एकदम शानदार, मजे में। अगर आपके कोई भाई बहन साइंस स्ट्रीम के होंगे ना,
तब भी उनका इन किताबों को पढ़ने का मन करेगा। इतनी सुंदर मैंने किताबें बनाकर दी हैं, और जितनी सुंदर ये बाहर से दिख रही है उतनी ही सुंदर इसका कंटेंट है, अंदर का जो कंटेंट है, जो लैंग्वेज है, जो इसमें जिस तरह से इसको चीजों को रखा गया है। और ये इस प्रकार से मैंने चित्रों का बड़ा इस्तेमाल किया है। क्लास में डेमो भी देता हूं, मैं बात करूंगा क्यों और किस तरीके से, पहले किताबें दिखा दूं। तो ये तो हो जाएगी आपकी यहां पर आकर सर जी एक टेक्स्ट बुक यहां आपको देखने के लिए मिलेगी। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दूंगा क्वेश्चन आंसर की बुक। इस क्वेश्चन आंसर की बुक में बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे कि सी इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम में बच्चों से पूछती है। जितने भी आपके जो पास्ट एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस हैं, या सी इंस्टीट्यूट रिविजनरी टेस्ट पेपर्स देता है वो वाले क्वेश्चंस, सी इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर्स वो देता है, वो सारे क्वेश्चन। तो ये जितना भी कंटेंट है आईसीए वाला वो सब आपका यहां पर मिल जाता है। एक एक शब्द को संभाल संभाल कर संजो कर लिखा है आपके लिए। अब तक की दी बेस्ट क्वेश्चन आंसर की बुक मेरी यहां पर ये तैयार हुई है ऐसे करके। तो काफी मेहनत इसमें लगी हुई है, और जितनी खूबसूरत दिखने में है उससे ज्यादा खूबसूरत इसका कंटेंट है, अंदर से पढ़ने में है। ठीक है जी, अच्छा जी। कब तक मिलेंगी किताबें? आईसीए मैट्रिक की लैंग्वेज ही है क्या? भैया सब बताएंगे, आप कतई चिंता मत करो, हमें पता है क्या क्या पूछोगे, कौन सी लैंग्वेज करनी है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, क्या करना है। बस बाबा मतलब मैं, मुझे सुन लीजिए थोड़ी देर और देखो सारी क्वेरीज आपके अपने आप सॉर्ट आउट कैसे करता हूं मैं। ठीक, आजा मेरे बच्चा, मेरे कबूतर, मेरे भूरा, मेरे लाल। तो कोई कौन सा क्वेश्चन कहां से, कि आई से आई मेटल का क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा जी आपका यहां पर क्वेश्चन आंसर की बुक, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, बिल्कुल कतई आपके जैसी, इतनी ही प्यारी इतने आप है। अब कुछ चीजें बड़ी 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 होती हैं, और बड़ी बड़ी चीजों को हमें यहां पर आकर थोड़ा समराइज करने की जरूरत होती है। बच्चा कहता मुझे डायग्राम दे दो, डायग्राम चार्ट दे दो। तो एक हमारा डायग्राम आता है, नाम है जिसका बाबा की बूटी करके। देखिए टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, मेरी बात को ध्यान रखना, चाहो तो रिकॉर्ड कर लेना जो मैं बोलने जा रहा हूं, कि जो टैक्स पेपर जिसे बड़ा बोर माना जाता है, इस टैक्स पेपर को आपके लिए आपका फेवरेट पेपर ना बना दिया ना तो लानत है हमारे ऊपर चाहिए। जिस दिन लास्ट लेक्चर डिलीवर कर रहा हूंगा उस दिन ये टैक्स, ये जीएसटी तुम्हारे ब्लड में इंजेक्ट ना कर दिया तो कहना लास्ट क्लास में ब्लड टेस्ट करवा लेना, जीएसटी पॉजिटिव आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। हंसते खेलते कूदते हुए तुम्हें मिनी लॉ मेकर ना बना दिए तो कहना मैं ये नहीं करूंगा, हाँ भैया ये लिखा ये लिखा ये लिखा, पढ़ो पढ़ो, अब इसका मीनिंग ये ऐसी की तैसी किताब रहेगी भाई साहब साइड में, ये लो, किताब की बात नहीं करेंगे हम मास्टर थोड़े दूसरे किस्म के हैं। पहले आप और हम एक ऑब्जेक्ट सामने रखेंगे, उसके संबंध में एक समस्या सामने रखेंगे, आप और हम मिलकर उसमें मेहनत कर रहे होंगे, लॉ ड्राफ्ट कर रहे होंगे, बना रहे होंगे कि भाई कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, जब कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे तब खोलेंगे किताब कि ये लॉ मेकर क्या कह रहा है, और 90% केसेस में हम लोग एकदम सही होंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऐसे हम ड्राफ्ट करेंगे, एनालिसिस से ऊपर की बात करके चलेंगे हम। ठीक, तो ये मिलेगा आपको यहां पर डायग्राम। इस डायग्राम को बाबा की बूटी के नाम से बुलाते हैं। टैक्स में होता क्या है, मल्टीपल प्रोविजंस होते हैं, बिखरे 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 ऐसे करके होते हैं मालिक। उस बिखरे हुए प्रोविजन को अगर हम समेट नहीं पाए तो वहीं से ऐसी की तैसी हो जाती है भाई साहब। उनको समेटने के लिए इकट्ठा करना जरूरी है। तो मेरा जो पैटर्न रहेगा, मैंने यहां पर ना ये गेट बना रखे हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, गेट नंबर 5, फिर यहां से बॉक्स है। मेरा पूरा जीएसटी ऐसे राउंड राउंड घूमता है, राउंड राउंड घूमता है। कोई भी सिचुएशन, कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो मेरा सिर्फ एक सिंगल पैटर्न रहेगा, चीजों को लिंक करके पढ़ाने का। ऐसे गोल गोल करके हम चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे मालिक, जिससे कि चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगी अच्छे से। एक छोटी सी बात बताइए, जब आप सीए बन जाते हैं तो आपसे जो कोई क्वेश्चन पूछने आएगा, क्या किसी पर्टिकुलर चैप्टर की क्वेरी पूछने आएगा, इसमें क्या लिखा है? नहीं। जो आपके पास क्लाइंट आएगा ना, वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर से आएगा। जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का बंदा आ गया,
या कमर्शियल कोचिंग या ट्रेनिंग का कोई बंदा आ गया जो आपसे सलाह मांगने के लिए आया है, या कंस्ट्रक्शन फील्ड का कोई बिल्डर आपके पास आ गया, भैया मेरा जीएसटी कम करवाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी लॉ के अंदर कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़ा हुआ क्या क्या मसाला है। पहले वो मसाला आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उस मसाले में आपको चीजें सेट करनी पड़ेंगी और उसकी जीएसटी लायबिलिटी को मिनिमाइज तभी तो कर पाओगे। तो आपको चीजों को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही मैंने ये पूरा सिस्टम यहां पर बना रखा है कि आप कोई सा भी फील्ड, कोई सा भी सेक्टर, कोई सी भी ट्रांजैक्शन ले आइए, यहां पे रखिए, गोल गोल घुमाइए और शानदार तरीके से आपके सामने एक बेहतरीन वाली पिक्चर आ जाती है। और हम ये डे 1 से ही अपना इसी पैटर्न पे काम करके चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक, एक डायग्राम ये हो गया। एक और डायग्राम आता है, नाम है इसका हमारा एग्जम्पशन करके आता है मालिक, और ये रहा। यहां भी बहुत सुंदर सा डायग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा कि अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एरियाज में बहुत सारी एग्जम्पशंस होती हैं, तो उनको यहां पर मैंने कंसोलिडेट आपके लिए किया हुआ है। इन एडिशन टू दिस, वन ऑफ द चार्ट बुक, मतलब पूरे के पूरे आपके जीएसटी की एक चार्ट बुक मुश्किल से 22-25 पेजेस के अंदर वो मेरा काम चल रहा है, तैयार हो रही है, उसका पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा ऐसे करके मालिक। ठीक, तो ये रहा हमारा कंटेंट की किताबें, आपको क्या क्या मिलेंगी कैसे। तो टेक्स्ट बुक हो गई, साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर की बुक हो गई, और उसमें सारा सी इंस्टीट्यूट का ही कंटेंट है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सब उसके अंदर लिखे हुए हैं, और हमारे चार्ट्स हो गए ऐसे करके मालिक। ठीक, ये हो गई किताबें। अब आगे बात करते हैं कि आखिरकार हम इन चीजों को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, फिर आपके बारे में पूछता हूं आपसे मैं। ठीक है, तो हमारे बारे में ये है, टेक्स्ट की बात अब बाद में करेंगे, पहले अपने बारे में बता दें हम। ये रहा, हम कैसे कैसे बात करेंगे मालिक, और हमने जीवन में अब तक क्या क्या कांड किए हुए हैं, वो सब मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं। यहां इस बैच के अंदर 5 यूनिक फीचर आपको मिलेंगे। यूनिक का मतलब यह है जो कहीं और नहीं मिलेंगे। यस, वो भी गारंटीड। 5 ऐसे फीचर जो आपको कहीं और मिलने वाले नहीं हैं, यूनिक है। कंसेप्ट क्लैरिटी, लिंकेज कराना, वो सब तो होता ही होता है, हर जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन ये 5 यूनिक फीचर्स हैं आपके। नंबर 1, जीएसटी पोर्टल का भर भर के यूज। कैसे भला, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये रहा साहब आपका यहां पर जीएसटी का पोर्टल, और यहां पर हम इस पे आ जाते हैं। अभी इसमें हमारा प्रॉपर लॉगिन नहीं हुआ है, लॉगिन होगा आपका यहां से। मेरी ना अपनी खुद की 2 कंपनीज हैं, उन 2 कंपनीज के डेटा के साथ मैं आपके साथ प्ले करता हूं, मैं लॉगिन करके दिखाता हूं। ये जीएसटी का पोर्टल है आपका। अगर आपकी उंगलियों पर ये पूरा पोर्टल ना नचा दिया तो कहना। अगर आपका प्रिंसिपल आपको ऐसे गले में ना भर ले, कह दे मेरा बच्चा, मेरा कबूतर, तू कहां था अब तक, तो कहना। तो यहां पर हम इसे लॉगिन करते हैं, और यहां पर आकर एकदम ऐसा बना के भेजूंगा, चटक चंट चालाक। और ये हो गया जी आपका 97, कैप्चा बताना क्या है भाई, 971 है ना, हाँ जी 1 है, और 3 हो गया, ये क्या 994। अब देख लेना, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, गलत हुआ तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यस, मैंने कर दिखाया। तो यहां पर हम आ जाते हैं, और आने के बाद आज इसका रूप बदल गया है। ये कुछ ब्लू टैप्स हुआ करते थे जो काले काले इन्होंने कर दिए, ये चेंज होता रहता है दरअसल अपना। ठीक है, हाँ सर, आपके वेबसाइट पर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर। अच्छा, जो बच्चे आज ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, चिंता बिल्कुल ना करना। शुरू का कंटेंट कुछ फ्री होता है, 1-2 दिन में चीजें सेटअप हो जाती हैं। आप क्लास के बाद में टेक्निकल टीम को फोन करना और आराम से मस्त मौज में रहो। ठीक है, और इस लिंक के, क्लास के लिंक को आगे भी शेयर कर दीजिएगा कि अगर कोई बच्चा इक्का दुक्का कोई बच्चा अगर ज्वाइन नहीं कर पाया तो उसको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है जी, यस सर। तो यहां पर आकर मेरे पूरा देख, मैं तुझे कैसे कैसे पढ़ाऊंगा, सुन ले मेरी बात, समझ ले। यहां पे आके देख सब। अच्छा, एक बात और बता दूं, पता यार, हमसे ना ये चुटकुले पुटकुले जो होते हैं ना, ये सब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में इतना रस है, इतना रस है, इतना रसीला, एकदम रंगीन है आपका जीएसटी कि अदरवाइज एडिशनल चुटकुलों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता अपने आप में बहुत रस है उसके अंदर, ऐसे ही आपके जीएसटी के अंदर बड़ा रस है, बड़ा रस है।
मैं कह रहा हूं कि इवन सिंगल क्लास के अंदर आपको किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर किसी जोक मार दिया या डबल मीनिंग में कुछ बातें कर दी, इन चीजों की जरूरत ही ना पड़ती भाई साहब। इतना रसीला है ये, यहीं से ना हट पाओगे तुम। कैसे भला? यहां पर मैंने लॉगिन कर दिया है और मेरी कंपनी ये रही, देखिए लॉगिन हो चुकी है, आभास एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड। यस, इट्स माय कंपनी। और ये सारा दिखा रहा कि कितने बजे कब लॉगिन किया है आपने, लास्ट लॉगिन कब था आपका। लास्ट लॉगिन में तो चलता रहता है, कल था ये 20 जुलाई को 7:07 पर लास्ट मैंने लॉगिन किया था इसमें आके। तो सर्विसेज में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका यहां रजिस्ट्रेशन का। जैसे मैं सॉरी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा ना भाई, मेरे इतने सारे सब टैब मेरे सामने खुल जाते हैं। कैसे करके भला? सबसे पहले आएगा ओहो नया रजिस्ट्रेशन कराने आए हो। हमने कहा हाँ मैं नया रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आया हूं। मैं नए रजिस्ट्रेशन पे आके क्लिक करता हूं, मेरे सामने फॉर्म खुल जाता है। अभी सिर्फ दिखा रहा हूं, सुंघा रहा हूं जीएसटी पोर्टल को, करवा नहीं रहा हूं, करवाऊंगा वक्त के साथ साथ हौले हौले। ठीक है, यहां पे आके फॉर्म खुल जाएगा। ये सबसे पहले क्या पूछेगा, अरे कौन है तू? आई एम, मैं एक टैक्स पेयर हूं, मैं एक टैक्स डिडक्टर हूं, मैं टैक्स कलेक्टर। ये सारे नाम अभी आपके लिए बड़े नए नए आ रहे होंगे ना, कोई बात नहीं है। मैं यहां लिखता हूं मैं भैया टैक्स भरने वाला व्यक्ति हूं, मैं वो लिख दिया मैंने यहां पे आके, क्योंकि एक साथ पूरे पोर्टल को आप नहीं समझ पाएंगे, ग्रेजुअली धीरे 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 धीरे। जैसे इसमें अभी आपने एक नाम समझ पाते हैं टैक्स पेयर, आगे के नाम क्या लिखे हुए हैं, टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, कौन सा कलेक्टर आ गया पता नहीं, जीएसटी प्रैक्टिशनर, नॉन रेजिडेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्सुलेट, लेकिन समझा सारे दूंगा ओवर द पीरियड। ऑफिस में जाओगे ना यार, तुम्हारा ऑफिस के लिए तैयार करके मैं भेजूंगा आपको। हाँ, नीला, जैसे बचपन में मम्मा भेजती थी ना इसको निला धुला के, मांग निकाल के, बाल काट के, तेल लगा के मुंह पे, ऐसे मैं आपको भेजूंगा आपके ऑफिस में तैयार करके एकदम शानदार वाला। तो यहां पे भाई कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो ये बताइए। हमने कहा भैया जी हम तो गोवा में ले लेंगे रजिस्ट्रेशन, गोवा में, दिल्ली में तो बहुत रजिस्ट्रेशन ले लिए, गोवा में लेते हैं भाई साहब, वहीं रहेंगे, वहीं धंधा करेंगे अपना चल के अब हम। ठीक है, गोवा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में बोलिए? नॉर्थ, अच्छा दो ही है इसमें, नॉर्थ गोवा सॉरी, नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा, कौन सा पसंद है बताइए आपको, नॉर्थ या साउथ? सर जी नॉर्थ पसंद है। चलो ठीक है, कलंगूट बीच पे। यहां पैन नंबर क्या है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर, नाम क्या है अपना, एड्रेस, ईमेल आईडी, ओटीपी वगैरह। तो ऐसे कर करके हम अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर करके चलते हैं मालिक। इस प्रकार की बातें यहां पर करी जाती हैं। ठीक है जी। तो दूसरा शायद लॉग आउट हो गया है, तो 372277 ना ये हाँ जी। तो सर्विसेज पे आ गए थे, रजिस्ट्रेशन पे थे, तो न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होती हैं रजिस्ट्रेशन लेने के बाद में, कि उसमें रजिस्ट्रेशन में चेंज करवाना है तो क्या है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाना है तो क्या। दरअसल क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब शादी करवाना। शादी दो जन के बीच में होती है ना, एक लड़का और एक लड़की। ऐसे ही जो टैक्स भरने वाला व्यक्ति होता है वो यहां पर लड़का होता है, और टैक्स लेने वाला जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो लड़की होता है, कन्या होता है। इन दोनों की शादी होती है यहां पर आकर। तो नई नई शादी हुई है, शादी के बाद कुछ छोटी मोटी नोक झोंक होती, लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर तलाक भी हो जाते हैं। तलाक के बाद कभी कभी दोबारा शादी फिर से हो जाती है। वो सारा सिस्टम आपका यहां पर देखने को मिलेगा। एक एक टैब को आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली, क्योंकि मेरी कंपनी का असली डेटा के साथ खेलेंगे, कोई डमी डेटा के साथ हम नहीं खेलने वाले। यहां लेजर्स है, कई प्रकार के ऑनलाइन लेजर्स बने हुए होते हैं पोर्टल पर, उनकी जानकारी हम लेकर चलेंगे। फाइलिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न क्या होती है सर? हम जो भी अपना कारोबार कर, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं होती ऐसे, वो साल भर में होती है। हमारे जीएसटी के अंदर हर महीने के महीने रिटर्न्स फाइल होती हैं। तो रिटर्न कैसे फाइल करनी है, कौन सा फॉर्म भरना होता है, क्या करना होता है, कौन कौन से नंबर के फॉर्म होते हैं, जीएसटीआर 1 होता है, जीएसटीआर 3 भी होता है, एंड सो ऑन। वो सारे फॉर्म कैसे कैसे भरे जाने होते हैं, उन सब की चर्चा यहां पर करी जाएगी। सब सिखाऊंगा रिटर्न फाइल करना, कि रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। रिटर्न का मतलब हो गया जो भी हम अपना काम धंधा कर रहे हैं ना, उस काम धंधे की एक झलक, एक समरी के पूरे महीने में हमने क्या कांड किया, उस कांड की समरी बनाकर हमें सरकार को सूचना देनी होती है कि भैया ये हमने काम किया है। हर महीने टैक्स भरना पड़ता है हमें, कि ये हमारा हिसाब और ये रहा हमारा हिस्सा। पत्नी नहीं मांगती भाई, पत्नी पति से क्या मांगती है? दो चीजें, एक हिस्सा
और एक हिसाब, तो वही चीज हमें देनी होती है यहां पर। हिस्सा मतलब जीएसटी का पेमेंट करना और हिसाब मतलब उसका फाइलिंग ऑफ रिटर्न करना। ये दो चीजें हमें देनी होती हैं। अगर दो चीजों में से नहीं देंगे तो दिक्कत पड़ जाएगी। जीएसटी का पेमेंट कैसे करोगे, वहां पर चालान कैसे क्रिएट करोगे, हिस्ट्री कैसे चेक करोगे, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो सारी बातें यहां से सीखेंगे हम, है ना। बड़ा मजेदार होगा। देखो ना, जैसे यहां पर चालान क्रिएट करो भाई, तो अब चालान क्रिएट करते समय क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे अमाउंट भरना होता है, कहां कहां जाएंगे, नेट बैंकिंग कैसे करेंगे, दूसरी वेबसाइट पर कैसे जाएंगे, एंड ऑल दोस थिंग्स आपको सब का सब यहां सीखने के लिए मालिक मिलेगा। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं मेरे भूरा, जैसे हम कर देते ना यहां पे आके प्रोसीड्स कीजिए, तो ये सारा चालान भरना सीखेंगे हम लोग, और इसी पर बेस्ड आपका क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। डे 1 के लिए इतना काफी है कि हम ये सारी बातें सीखेंगे। आगे है यूजर सर्विसेज, रिफंड्स, ई वे बिल सिस्टम एंड ऑल। कंप्लीट नॉलेज होगी आपको जीएसटी पोर्टल की वैसे करके। हम तो इवन पहले से कराते आए हैं, सेल्स टूटने से अब मैंडेटरी किया है यहां पर आकर। तो पहला यूनिक फीचर तो ये हुआ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। कोई नहीं कराता जीएसटी पोर्टल को, प्रभु कृपा से सिर्फ हम ही कराते हैं। ठीक, तो जब भी क्लास बाय करें तो देख लें कि क्या आपके क्लासेस में जीएसटी पोर्टल है, क्या टूथपेस्ट में नमक है। लाइव डेमोज, हम कठिन कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट करके चलते हैं। यह कोयले की खान से संबंधित कुछ जीएसटी का सीन था बड़ा कठिन, समझाओ तो समझ में ही ना आए, बच्चा क्वेरी पूछे, हमने कहा ऐसे कहते चलो कोयले की खान में ही चलते हैं। वहीं पहुंच गए, कालिया, सांभा, अरे वो सांभा कितने आदमी थे गिन लीजिए, वहीं पहुंच गए, उसी जगह पहुंच गए पहाड़ियों में जाके। वहां जाके एक एक चीज को समझाया बारीकी से। एक बात मेरी ध्यान रखना, लाइफ के अंदर हमारा दिमाग जो होता है ये शब्दों को नहीं समझता, वर्ड्स को नहीं समझता है। गहरी बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारा दिमाग शब्दों को नहीं समझता है, हमारा दिमाग इमेज को पकड़ता है। इमेज, जिससे मैं आपको बोलूं कि भाई मुंबई, तो मुंबई बोलते ही आपके दिमाग में मुंबई की कोई ना कोई इमेज जो पहले से पड़ी हुई है, आपका दिमाग उससे निकाल के देगा, अच्छा ये इसकी बात कर रहे हो। लेकिन ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है कि आपको महसूस नहीं हो पाता। समंदर, समुद्र, ओशन, ये शब्द लेते ही आपके दिमाग में ओशन की जो इमेज पड़ी हुई थी वो से निकाल के आपके सामने, अच्छा इसकी बात कर रहे हो। 3 इडियट में एक शब्द लिखा गया था, क्या था वो? प्रीराजुलाइजेशन था, क्या था? हां, प्रीराजुलाइजेशन। कुछ शब्द ही आपको समझ नहीं आया, माइंड करा यार ये क्या बोल दिया, इसकी तो कोई इमेज मेरे पास है ही नहीं, तो चीज आपको समझ नहीं आती। फिर भी माइंड गूगल की तरह ही काम करता है कि अगर वो चीज समझ नहीं आई तो उससे मिलती जुलती तस्वीर आपको दिखाएगा, कहीं ये तो नहीं, इसकी बात तो नहीं कर रहा। तो दिमाग हमेशा पकड़ता है इमेजेस को। मूवी हम देखते हैं, लंबे समय तक याद रहती है, चलती हुई इमेज हो तो और भी शानदार उसके लिए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में एक्टर कौन थे, एक्ट्रेस कौन कौन थी, पता है ना आपको? पूरी फिल्म आपकी आंखों के सामने आ जाती है कि सब उसका नाम राज था, शाहरुख खान था, काजोल। कितनी बार रिवीजन किया आपने? एक बार भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे याद है जैसे कल ही मूवी देखी हो और पता नहीं कब कितने साल पहले देखी थी, लेकिन दिमाग में 1 सेकंड में निकाल दिया, क्योंकि वो आपने शब्द नहीं, इमेज ही आपके माइंड ने पकड़ी थी। वही काम मैं करूंगा कि जहां कठिनाई, अब मैं शब्द बोल रहा हूं, आपके पास जाएगा, इमेज में कन्वर्ट होगा एंड देन आपका माइंड एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन आपको दी ही इमेज जाएगी तो फिर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन किया जाएगा वहां पर जाकर मालिक। तो इसलिए मैं आपको लाइव डेमोज देके चलूंगा जो सिर्फ यही मिलते हैं, कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। यूनिक फीचर नंबर 2 करके है अपना, ठीक है। यूनिक फीचर नंबर 3 मैं बहुत समझाऊं कि भैया बच्चा पूछता है, जैसे अभी क्वेश्चन आ रहा था, आईसीआई वाली लैंग्वेज लिखनी है क्या हमें कितना कंटेंट लिखना होता है, हमें लिखना कैसे होता है, हमारा क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। भाई साहब, इससे संबंधित आपके दिमाग में ना 50 क्वेश्चंस होते हैं। हाँ या ना, पहले सही बताओ,
प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, सीए का एग्जाम में सर घबरा रहा मन, कैसे लिखूंगा सर, तब मैं तो अभी से दुख कर रहा मेरा, कैसे लिखूंगा प्रेजेंटेशन, कौन से शब्दों का, क्या करूं, किसकी लैंग्वेज पकड़ूं, अपनी लैंग्वेज पकड़ूं, किताब की लैंग्वेज पकड़ूं, सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज पकड़ूं, आपके क्वेश्चन बैंक को पकड़ूं, क्या करूं, घबरा। हर समस्या का एक सॉल्यूशन, मैं आपको हर चैप्टर से क्वेश्चन लिखकर दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, लिखूंगा कि देख अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो तू इसका आंसर इस प्रेजेंटेशन के साथ ऐसे ऐसे शब्दों के साथ ये लिख के आना। हर चैप्टर में से कम 2 क्वेश्चन लिटरली मैं लिख के दिखाऊंगा, यहां एक एक शब्द कि ये कर, चाहे थ्योरी क्वेश्चन है चाहे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका, और 2 दूंगा आपको बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में लिखने के लिए, एग्जाम वाली कंडीशन में कि तू लिख के ला। आपका रजिस्टर बनेगा जरूर, लेकिन वो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ताकि जिस दिन तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाओ तो तुम्हारे हाथ में वही ऑटोमेटिक फ्लो आ रहा हो। एक सीधी सी बात बताना भाई साहब, क्या आप गाड़ी चलाना 2 दिन में सीख सकते हैं? मैं कह रहा हूं दिन रात लगे रहना नहीं आ सकता। अब जरा नोटिस करना, शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं, कितनी घबराहट, कितना समस्या होती है ना। म्यूजिक सिस्टम भी नहीं चला सकते, पूरा कंसंट्रेशन ऐसे होता, पूरा फोकस्ड, तब कि भाई ठुक जाएगी भाई ठुक जाएगी। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर एक दिन वो आता है कि म्यूजिक सिस्टम पूरा लाउड बज रहा है, सारे लोग बात कर रहे हैं, गाड़ी भी चल रही है, और अचानक से कोई आ भी जाए तो इतना प्रैक्टिस हो चुकी होती कि आपका भले ध्यान कहीं और हो, एक साथ पूरा ब्रेक प्रेस हो जाएगा। ये होती ऑटोमेटेड चीजें कि आपका भले दिमाग कहीं और, लेकिन पैर आपका ब्रेक को दबा देगा, एक्सीलरेटर नहीं प्रेस करेगा, ब्रेक को ही दबाएगा। तो ये सारी चीजें आती है प्रैक्टिस। मैं आपको कितना भी ज्ञान बांट दूं कि भैया रे ऐसे लिख के आना, ये प्रेजेंटेशन, ये बुलेट पॉइंट बना के आना, ऐसी की तैसी कुछ समझ में ना आएगा तुम्हें समझ में आएगा लिखने से। 2 में लिखूंगा, 2 तुम लिखोगे, बाकी क्वेश्चंस को रफली सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन को अगर फॉर्मली सॉल्व करना शुरू करें एग्जाम कंडीशन में तो लेक्चर लग जाएंगे 100। कुछ को रफली सॉल्व करेंगे, कुछ को फॉर्मली सॉल्व करेंगे, ऐसे करके हम बात करेंगे जिससे कि आपके सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। पहले हां बोलो, हां, मैं आपसे हां सुनना चाहता हूं। हां बोलो पहले कि आपको क्या इससे आपकी प्रेजेंटेशन लिखना कैसे है, क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, 2 का आएगा तो क्या करना है, ये सारी समस्या का समाधान आपको यहां पर आकर मिल जाता है। एम आई राइट? यस सर। अब सुनो, अब आपकी एक और समस्या है। अरे भैया डॉक्टर वो जो पेशेंट की शक्ल देख के बता दे से बीमारी क्या है, तुमने पूछा तब मैंने जवाब दिया तो कैसी के तैसी जवाब दिया यार, फिर कहां रह गया हमारा अनुभव? एक नई टीचर में और पुराने टीचर में यही तो फर्क होता है, अनुभव है, तुम्हारी हर चाल से वाकिफ है। बहुत सारे बच्चे, लगभग 2.25 लाख बच्चे पढ़ाए अब तक, हर स्टेज के बच्चे पढ़ाए। बताऊंगा थोड़ा सा अपने बारे में भी कि हम कहां से उठ कर आते हैं और कहां से कहां तक कैसे पहुंचे, शॉर्ट समरी दूंगा अपने बारे में भी। अब इतना लिखने के बाद में कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रैक्टिकल पार्ट, जीएसटी पोर्टल हो गया, सब कुछ हो गया, लिखना आया। अब यह देखना है कि मेरा बच्चा एग्जाम हॉल में क्या करके आएगा, मुझे पहले खुद की तसल्ली करनी है। इसके लिए मैं लूंगा आपके चैप्टर वाइज टेस्ट। विद इन 7 डेज हर चैप्टर का टेस्ट बना के मैं आपके लिंक पर दे दूंगा, जो आपको लिंक आएगा ना उस लिंक पर ही आपको मिल जाएगा चैप्टर का टेस्ट। चैप्टर खत्म हुआ, अपनी सुविधा के अनुसार घर बैठकर एग्जाम कंडीशन में टेस्ट दीजिए हर चैप्टर का, और टेस्ट देने के बाद वही एक गूगल फॉर्म का लिंक आपके पास में होगा, वहीं पर आप उसे सबमिट करेंगे, मतलब पीडीएफ को अटैच करके सबमिट करेंगे, और मेरे यहां बैकएंड पर टीम बैठी हुई है, वो टीम उसको चेक करेगी आईसीएआई के जो चेकिंग के पैरामीटर्स हैं उन पर रखकर आपकी आंसर शीट चेक करी जाएगी। 3 लोग इसी काम में लगा रखे हैं मैंने होल टाइम, और वो चेक करके 7 डेज के भीतर कॉपी आपको, आपकी कॉपी वापस मिलेगी, ताकि आप देख पाओ कि आपसे गलती कहां पर हो रही है और क्या समस्या आपके साथ में चल रही है।
धीरे धीरे आप अपनी गलती को एनालाइज करना कि अच्छा बेटा मैं यहां लिखने में दिक्कत कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ऐसे करते करते आप पाएंगे कि आपको लिखना आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। सी इंस्टीट्यूट चाह क्या रहा है वो आपको समझ में आएगा। एक बात मेरी नोट कर लेना कहीं दिल और दिमाग पर और कागज पर भी। भाई सब सीधे, एक कमर सीधी, कमर सीधी ऐसे थोड़ी ना, हम मास्टर थोड़े अलग हैं। कमर सीधी, कमर सीधी। बच्चा ये पूछता है कि सर जी हमने यहां पे आके टेस्ट वगैरह हमारे हो गए हैं तो अब कैसे? कुछ बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि टेस्ट क्यों नहीं देते। मैं 3 लोगों को अच्छी खासी सैलरी दे रहा हूं 3 सीएस को पीछे सिर्फ टेस्ट के लिए, और आप लोग टेस्ट देते नहीं हो। मैं कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता क्लास में कि देखो इसके 20 नंबर में से 1 नंबर आया, मैं कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं टॉप 3 को दिखाऊंगा, इस चैप्टर के टॉपर ये रहे, इस चैप्टर के टॉपर ये रहे, और आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए हल्का फुल्का प्राइज भी रख के चलूंगा। हर चैप्टर के टॉपर के लिए ये प्राइज है अपना, ठीक। एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या? कान की बात इधर आओ। सी इंस्टीट्यूट इधर आओ। सी इंस्टीट्यूट हर पेपर को बच्चे से, प्रत्येक बच्चे से 3 बार लिखवाता है। कितनी बार? 3 बार। हर बच्चे से पेपर को 3 बार लिखवाएगा, मतलब 3 बार लिखवाना है। चॉइस आपकी है। तीनों बार एग्जामिनेशन हॉल में जाके लिखो, या कम से कम 2 बार यहां लिख लो और तीसरी बार वहां लिख देना एग्जामिनेशन हॉल में जाके। समझ में आ गई होगी बात? समझदार हो आप। इसलिए लिखना तो आपके लिए मैंडेटरी है, नहीं लिखोगे तो मारे जाओगे। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए, लिखकर नहीं देखा, मेरा कहना आपने नहीं माना है ना, तो पता इसका रिजल्ट क्या हुआ? सर आता तो सब कुछ था, लिख के भी आए थे, पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए। हाँ, नंबर इसलिए नहीं आए क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, रिहर्सल नहीं करा, जो कि बहुत जरूरी था। तो आज आप मुझसे वादा करो और कसम खाओ कि यस सर हम सारे टेस्ट देंगे, और सारे टेस्ट अगर दोगे ना तो भाई तुम्हारी एग्जामिशन कम से कम ना आए, कम से कम 60 नंबर ना आए तुम्हारे, तो मुझसे कह जाना कि गारंटी देता हूं, जाओ धिक्कार जाना मुझे अगर तुम्हारी एग्जामिशन ना आ जाए तो। अगर सारे टेस्ट दे तो लिखवा के लो मुझसे, तुम जाओ सारे टेस्ट देना, लेकिन मेरे तुम कम से कम एग्जामिशन। ठीक है सर जी, लेकिन मेरे तुम उसमें अब और क्या करना है आपने? जी साहब, उसमें ये आपको मिलेंगी आंसर शीट चेक होकर, और हम थोड़ी एक और डिफरेंट टोन से आपको बातें बताकर चलेंगे। शायद आपको पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, भारत सरकार ने हमें अपॉइंट कर रखा है जो असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए। 2020 से जो न्यूली क्वालिफाइड यूपीएससी वाले होते हैं बच्चे ना, जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आते हैं, उसमें से आईएएस, आईपीएस और आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए सिलेक्शंस होते हैं। तो जो आईआरएस के लिए सिलेक्ट होते हैं उन ऑफिसर्स को मैं ट्रेन करता हूं। ये 2020 का बैच था मेरा, फरवरी 2020 में, कोविड से जस्ट पहले का ये बैच था। और यहां पर ये है सर यूनिफॉर्म कस्टम्स में भी इनको डिप्यूट किया जा सकता है, तो वहां के लिए यूनिफॉर्म होती है, तो ये वो यूनिफॉर्म अपनी पहनकर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो नेशनल अकेडमी फरीदाबाद, वहां पर इनकी क्लासेस अपनी कंडक्ट करवाई जाती हैं। तो ये अगला बैच हो गया, इससे अगला बैच हो गया अपना। ठीक है, ये यूपीएससी के लेफ्ट से 3rd नंबर पे देखेंगे अंकिता अग्रवाल, ये यूपीएससी रैंक 2 है ऑल इंडिया में। ठीक है, तो वैसे करके हैं यहां पर सारे के सारे, बीच में मैं हूं, आप देख सकते हैं। तो इससे मुझे क्या है कि भाई कई 100 अधिकारी हैं, ये इनकी पहली पोस्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की होती है। तो मैं आपको क्या करता हूं कि अपनी क्लासेस के दौरान मैं अधिकारियों को क्लास में ले आता हूं। अभी पीछे मैं पुणे में गया था फेस टू फेस बैच पढ़ाने के लिए, वहां पर मेरा फेस टू फेस बैच होता है, करीब 700-800 बच्चे बैठते हैं क्लास में। वहां पे बच्चे बोले हम टैक्स ऐसे चोरी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम आग लगा देंगे, चीर देंगे। आप जैसे बच्चे भैया मन में बड़े बड़े उबाल आ रहे थे, जीएसटी को लगा कि हम तो बहुत समझ में आ गया भाई साहब, हम तो ये प्लानिंग कर डालेंगे, ये चोरी कर लेंगे, डिपार्टमेंट कैसे पकड़ेगा। तो मेरे पास जितने भी आईआरएस ऑफिसर है ना, जिनको मैंने ट्रेन किया है, सबका ग्रुप बना हुआ है। मैंने मैसेज डाला, मैं बताओ भाई पुणे में पोस्टिंग किसकी है? एक का फोन आया, कह रहे मेरी पोस्टिंग है चाकंड डिवीजन में। मैं कैसा है, कल हमारी क्लास में आ जाओ,
बच्चे हमारे ज्यादा कूद रहे हैं। कहे ठीक है सर, आ जाते हैं। नेक्स्ट डे सीन ये था, कुमार अम्बरीश, असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, पुणे चाकंड डिवीजन। ठीक है, ये क्लास थी, ये एक राइट साइड है, ये क्लास की लेफ्ट साइड है। ठीक है तो यहां पर बुला लिया उनको और पूछवाया, बच्चों ने कहा भाई खड़े हो जाओ, और ये बिल्कुल मत मानना कि सब असिस्टेंट कमिश्नर हैं, बिल्कुल मेरी तरह मान के जितना मुझसे खुले हुए हो आप वैसे ही बात करना इनसे भी आकर। ठीक है, बच्चों ने 1 घंटे भाई साहब क्वेश्चन की झड़ी लगा दी, क्योंकि टेबल के उस पार क्या होता है, डिपार्टमेंट के पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, उन सबकी जानकारी भी हमको मिलती है। डिपार्टमेंट क्या चाहता है सीए से, उनके एंगल से जीएसटी कैसा होता है, वो सब भी हम करके चलते हैं। ये जॉइंट कमिश्नर हैं, क्लास में इनको बुलाया। रेड कैसे डालने जाते हो, रेड डालते हो तुम्हें पता कैसे लगता है, तुम्हारी टीम कौन बनाता है, अंदरूनी और क्या क्या बातें होती है, तुम चेक कैसे कर लेते हो सारी चीजों को। ही इज जॉइंट कमिश्नर नाउ, एज ऑफ नाउ ये एडिशनल कमिश्नर हो चुके हैं श्री नरेंद्र यादव जी, रेड स्पेशलिस्ट। तो हम अधिकारियों को अपनी क्लासेस के अंदर ले आते हैं ताकि दूसरी साइड भी हम देख सके, और ये सब होता है विद इन 40 लेक्चर्स, सारा खेल 40 लेक्चर के अंदर आपका ये हो जाता है। तो ये था आपका 5वां यूनिक फीचर जो कहीं और आपको मिलने वाला नहीं है। तो मैंने आपको फीचर्स वो बताए हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे। इतनी सारी मेहनत जब करते हैं, नॉट ओनली मी, मैं मेरी तरफ से पूरा एफर्ट डालता हूं, फिर आपके उसमें साथ में एफर्ट जुड़े हुए होते हैं, और ये सब जुड़ने के बाद रिजल्ट जो आता है वो क्या, 10 बार ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है आप ही के बीच में से, हमारे बच्चे की 10 बार। अभी पीछे यहां पर ये नूर सिंगला AIR 2 थे, ये AIR 1 शायद चेन्नई साइड से थी, कहां से थी उसका तो पता ही नहीं कहां से थी वो तो मैं तो इसी को AIR 1 मानूंगा। तो नूर सिंगला, इससे पहले ऑल इंडिया रैंक 1 दीक्षा गोयल, वो भी आप ही क्लास में से हैं। उनसे पहले अर्जुन मेहरा रैंक 1, सब यहीं से पढ़े हुए हैं, सबका ठिकाना एक ही जगह पर है। ठीक है जी, तो यहां पर आकर हमारी बात होती है। तो 10 बार तो हो गया ऑल इंडिया रैंक 1, और 11 बार हमारे सब्जेक्ट में बच्चे ने ऑल इंडिया टॉप किया है, 11 बार, जिसमें लेटेस्ट आप देख सकते हैं ये रहे नितिन जैन, ये सीए फाइनल में है थे, मतलब 94 मार्क्स, ऑल इंडिया एवर हाईएस्ट मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स के इतिहास में, इससे मार्क्स ज्यादा कभी नहीं आए, और ऑल इंडिया रैंक 2 थी इनकी, है ना। ये ऑल इंडिया टॉपर 10, ये थे 11वीं बार के ऑल इंडिया टॉपर्स, हाईएस्ट मार्क्स। 10वीं बार के ऑल इंडिया टॉपर ये रहे, और उससे पहले के अलग अलग टाइम के जो ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं अपने अपने समय पर, उन बच्चों की लिस्ट ये है। और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा, मई 2013 में पहला मेरा बच्चा वो आया था जिसने ऑल इंडिया टॉप किया था, जब आपकी उम्र महज रही होगी 10 साल पहले, करीब वही 8-10 साल के आप स्कूल जाया करते थे, उस समय से बच्चे टॉप करते आ रहे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये मैं मेरी कलाकारी नहीं मान रहा, मेरे ऊपर तो राधा रानी की कृपा है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर से कोई और ही बोल रहा है, और राधा रानी की कृपा है वो जो बोल रही है। मैं जब भी क्लास में आता हूं ना, मैं पता क्या बोल के आता हूं, देख मैंने जो करना था राधा रानी कर लिया, अब स्टेज पे जाके तुझे खड़ा होना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो बोलना खुद बोलना, मैं फ्री हूं, मैं काम नहीं करूंगा, तुम्हें करना है। कर्म मैंने कर लिया, बोलती वो है, मैं नहीं बोलता हूं। ठीक है जी, तो ये 5 यूनिक फीचर्स हमारे कौन कौन से, एक बार फिर से गिनवा दूं। जीएसटी पोर्टल का भरपूर यूज, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस कठिन कॉन्सेप्ट के लिए, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, और ये भी हम यहां पर इन्वॉल्व करके चलेंगे, जिससे पूरा पैकेज हमारा यहां पर आकर तैयार हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक साहब, हाँ एक बात जरूर पूछना, 5 यूनिक फीचर्स के बारे में, क्लास बाय करने से पहले इन फीचर्स को जरूर टेस्ट करें, और सबसे महत्वपूर्ण है जीएसटी पोर्टल का यूज। इतना सारा कुछ हो गया जी हमारा, अब आगे बढ़े सर। हाँ आगे बढ़िए सर, हमारा पेपर कैसा आएगा उसकी भी झलक दिखा दो। देखो 40 से 50 नंबर का हो गया है, तो कुछ कंटेंट तो आपका बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको मई 2023 का पेपर दिखाता हूं यहां पर, मई 2023 का पेपर। हालांकि वो 40 नंबर का है, ओल्ड स्कीम का है, बट लगभग कुछ ऐसा ही दिखने में आएगा, लगभग थोड़ा बदलेगा, बट फिर भी एक झलक दिख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास नई स्कीम का पेपर तो है ही नहीं ना। इसमें आपके ना 30% तो एमसीक्यूज होते हैं। क्या बोला? 30% आपके एमसीक्यूज यहां पर होते हैं मालिक, ठीक है, और 70% जो होता है ना वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। एमसीक्यू का गोली तो लगाने होते हैं आपको, तो ऐसे मान के चलिए 50 नंबर का जीएसटी हो गया,
तो उसमें से 30% हो गया, 15 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 35 के आपके होंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस यहां पर आपके आ रहे होंगे, वैसे करके मालिक। ठीक है, हाँ सर जी एकदम ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, तो पहले यहां पर बोलते हैं आपका इनकम टैक्स का पोर्शन पार्ट ए में दे रखा होता है, और फिर आपका यहां से शुरू होता है मालिक ये रहा आपका, यहां से पार्ट बी करके शुरू होता है, और यहां 8 नंबर के, 4 नंबर के, 2 नंबर के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब बस ये नोटिस करना, क्वेश्चन तो खैर क्या समझोगे अभी आप, अब बस ये देखना यहां से कि क्वेश्चन थ्योरी वाले आते हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए यहां पे तो वो भी कुछ न्यूमेरिकल ही दिखाई दे रहे हैं, लगभग न्यूमेरिकल से चल रहा है। ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये भी कुछ ये थ्योरी क्वेश्चन आ गया आपका, ये कुछ थ्योरी क्वेश्चन है आपका, और ये थ्योरी है। थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों का ब्लेंड होता है आपके जीएसटी के अंदर। कुछ केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस भी आपके होते हैं। तो जैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वैसा ही क्वेश्चन बैंक मैंने आपके लिए बनाकर दे रखा है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हो तो मुझे बताइए, क्या अब हम थोड़ी सी सब्जेक्ट संबंधी बातें भी कर लें? पहले मुझे बताएं, तब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अच्छा थोड़ा सा मैं आपको कर लूंगा, मैं अपने बारे में बताऊं मैंने कब से क्या शुरू किया है, क्या मेरी कहानी रही है। अगर आप बोलोगे कि साहब आपका पढ़ाने का अनुभव कितना, कब से पढ़ा रहे हो, 22 अक्टूबर 1999 99 जब मैंने 12th पास किया था, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। तब से मैंने पढ़ाया था ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। 22 अक्टूबर की सुबह 5 बजे 4 बच्चे आए थे जिनकी नोज भी मैंने ही साफ करी थी। इतने छोटे छोटे बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, 40 रुपए पर बच्चा फीस हुआ करती थी उनकी। 160 रुपए महीने पहली कमाई थी मेरी। उस समय मेरी कुछ मजबूरियां थी, शौक नहीं था, मजबूरी थी उस समय पढ़ाना। वो क्या थी कैसे थे वो सब आगे चर्चा करेंगे, आज उसका टाइम नहीं है। तो फिर मैंने बीकॉम किया था। मुझे मतलब हमें नहीं था अपने पर भरोसा कि यार हम सीए जैसी कोर्स भी कर सकते हैं। फिर मैंने बीकॉम किया, बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। बीकॉम फर्स्ट ईयर मैंने अपना कॉलेज टॉप किया, सेकेंड ईयर में कॉलेज टॉप किया। मेरे प्रोफेसर ने बोला कि यार तू सीए बन जाएगा, तू सीए बन जाएगा, तू सीए करने चला जा। मैं हंसता था, वो मुझे इतना तक मोटिवेट करते थे। पता क्या बोलते थे मेरे प्रोफेसर, कह रहे तू सीए बन जाएगा और देख तुझे ना शादी में दहेज में ना वो मिलेगी टाटा सुमो। उस समय टाटा सुमो को बड़ा क्रेज हुआ करता था। मतलब ये मेरे लिए मोटिवेशन डालते थे कि तुझे टाटा सुमो मिलेगी शादी में, तो सीए कर लेगा जा। तो मेरे दिमाग में पहला बीज वहां उन्होंने, उस प्रोफेसर ने डाला कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर तक के बच्चे पढ़ाए, मतलब वही ए फॉर एप्पल से शुरू के दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चे पढ़ाए। 11th 12th के बच्चे पढ़ाए मैंने जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में था। बीकॉम सेकेंड ईयर में आया तो बीकॉम फर्स्ट ईयर तक के बच्चे पढ़ाए। बीकॉम फाइनल में आया तो बीकॉम सेकेंड ईयर तक के बच्चे पढ़ाए। फिर मैं ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट एंट्री से आ गया सीए करने के लिए। सीए इंटरमीडिएट मैंने क्वालिफाई किया। सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के बाद मैंने एमकॉम तक के बच्चे पढ़ाए। फिर मैंने सीए फाइनल की अपनी पढ़ाई कर ली और सीए फाइनल की मैंने एग्जाम दे दिया, रिजल्ट वेटिंग में था। तो रिजल्ट सीए बनने से पहले मैंने सीए फाइनल का भी 2 बैच पढ़ा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स का, सीए फाइनल का, ठीक। फिर सीए बनने के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया। पहले बैच में 13 बच्चे थे, दूसरे में 30 बच्चे थे, अगले में 90 बच्चे, चौथे बैच में 115, उसके बाद सीधे 650 बच्चे एक बैच में। साथ में 2008 में पहली बार सैटेलाइट कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में। 2008 में 3 दिसंबर 2008 को मेरी पहली सैटेलाइट क्लास थी। वहां 3 बच्चों से हमने शुरुआत करी थी कि 3 बच्चा एक बैच में, और वहां एक बैच में 8000 तक हमारा नंबर गया। इसके साथ साथ फिर अपने इस पूरे करियर में लगभग 2.25 लाख स्टूडेंट को हम पढ़ा चुके हैं। और सीए फाइनल के साथ साथ फिर 2020 से आईआरएस ऑफिसर को भी हम ट्रेन कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूं कि प्रभु की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा। मेरा अपना कुछ योगदान नहीं है, सब ऊपर वाली कृपा है। इतनी कृपा है कि ए फॉर एप्पल से लेकर उसने मुझे सीए फाइनल से निकालते हुए वहां तक भाई साहब आईआरएस ऑफिसर को ट्रेन करने तक पहुंचा दिया। ये उसकी असीम कृपा है मेरे ऊपर।
इतने सारे ऑल इंडिया रैंक 1 और इतने सारे ऑल इंडिया हाईएस्ट सब दिलवाया है, प्रभु ने दिलवाया, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। उसकी कृपा है, उसकी कृपा होती है तो बेवकूफ व्यक्ति भी समझदार बन जाता है। ठीक है मालिक? यस सर। तो ये थी हमारे बारे में कुछ जानकारियां थी, अब हम आपके बारे में भी समझेंगे और अब हमें बढ़ना है मालिक आगे की तरफ। तो पहले मुझे बताइए, आर यू एक्साइटेड? क्या समझ में आ गया ना करने क्या वाले हैं हम? हाँ जी, और आते हैं अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर, हम आ जाते हैं। कहां है टेक्स्ट बुक हमारी? टेक्स्ट बुक किताबें कब तक आएंगी, कैसे आएंगी? रुको जरा, रुको, सब बताऊंगा इसके बारे में भी, मैं सब बताऊंगा। कहां गए रे? अरे क्वेश्चन आंसर खुल गया, ये रही। हाँ जी, खांसी हो रही है, कुछ दवाई बताना कुछ अगर हो तो खांसी की। हालांकि मेरे पास है, मौसम का फर्क पड़ रहा है ना, मौसम ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं बताइए। इसे छोड़ो और हम किताब देखो भाई साहब, किताब देखना हमें अच्छा भी नहीं लगता, हम तुम्हें सही बताएं। हम तो एक सवाल पूछना चाहते हैं, इधर ध्यान दो भाई साहब, इधर। एक कबूतर इधर, ये कबूतर वगैरह जो नाम है ना, ये प्यार के नाम है, आप बुरा मत मानना, है ना। तुमको जितना मैं गंदा बोलूं ना तो मान के चलना मेरा तरफ से प्यार उतना ही उमड़ रहा है, ठीक? अच्छा, और हाँ एक बात और बता दो अपने बारे में, प्रभु कृपा ये भी रही है कि मैंने आज तक कभी किसी बच्चे पे गुस्सा नहीं किया है, ना फेस टू फेस क्लास में, ना सैटेलाइट में, ना यहां पर मैंने कभी गुस्सा नहीं किया। कहने का मतलब ये कि आप अपनी वाहियात से वाहियात क्वेरी भी मुझसे पूछ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक बार नहीं 10 बार पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और इसके बाद अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं ये तो बताओ, मैं पानी पी लूं तब तक। आपके परिवार में कितने लोग हैं ये बताइए। मेरे में तो 8 हैं। आपके में कितने हैं? सर हमारे में तो 4 लोग हैं। मुगली घुट्टी 555। अब ये कौन सी वाली की बात कर रहे हो? हमारे तो 20 हो जाए, मेरा बच्चा प्रियंका ले 12 हैं, 5 हैं। डाकू मंगल सिंह के घर में हम तो, हमारे तो वो 13 हो गए। तो अच्छा, वैसे तो ज्वाइंट है तो 20-30 यहां तक बैठेंगे। ओले ले। अरे चलो मुद्दे की बात पर आओ, कमाने वाले कितने हैं घर में? कमाने वाले कितने हैं? अर्निंग पर्सन कौन है? जैसे मेरे घर में मैं अर्निंग पर्सन हो गया, आपके घर में पिताजी होंगे, कुछ केसेस में माताजी भी होंगी, है ना? हाँ सर ठीक कह रहे हो। चलो मान लेते पिताजी अर्निंग है। अच्छा, अर्निंग कैसे करते पिताजी? अरे मैं थोड़ा जान तो लूं आपके बारे में, तभी तो टैक्स की बात करेंगे हम। सर जी क्या बोलते हैं, हाँ देखो मैं जानता हूं, इतना तो मुझे अनुभव है कि या तो पिताजी जॉब करते होंगे या पिताजी का अपना कोई बिजनेस होगा, है ना? संदीप को बुलाओ जरा। या तो पिताजी जॉब करते होंगे या फिर उनका अपना कोई बिजनेस होगा, है ना? सैलरी आएगी अगर जॉब करते हैं तो, अपना बिजनेस होगा तो। अच्छा, बिजनेस किस चीज का हो सकता है मैं बताऊं? सर बिजनेस देखो, फर्नीचर बेचने का बिजनेस हो सकता है, किराने की दुकान हो सकती है, प्रैक्टिसिंग सीए हो सकते हैं, है ना? कोई और ब्यूटी ट्रीटमेंट वाला कोई, बैठ जाओ आराम से, ब्यूटी ट्रीटमेंट का कोई अपना कुछ काम धंधा हो सकता है। काम धंधे तो बहुत तरह के भाई साहब, दुकान बाहर बाजार में जाके देखो कितने सारी दुकानें खुली पड़ी, कितने सारे शोरूम खुले पड़े ना, इतने सारे काम धंधे होते हैं भाई साहब। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी ये जो काम धंधे हैं इनको मैं मोटे तौर पे ये कह सकता हूं कि या तो पिताजी बिजनेस करते होंगे गुड्स में या बिजनेस करते होंगे सर्विस में। ठीक बोला मैं? चाहे फैक्ट्री चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो मतलब बिजनेस हो गया गुड्स में, क्या बेचते हैं, बनाकर बेचते हैं, व्हाटएवर। और अगर सपोज करो आर्किटेक्ट हैं, कोई और प्रोफेशनल हैं, वकील साहब हैं, सीए साहब हैं पिताजी आपके, तो मतलब वो सर्विस सेक्टर में है, तो गुड्स या सर्विस में ही आपके बिजनेसेस होते हैं। जो जॉब से रेवेन्यू आएगा खर्च करने के लिए उसे सैलरी बोलते हैं, और जो बिजनेस में आपका जो पैसा आता है उसे शायद
प्रॉफिट बुलाते ना, प्रॉफिट। हाँ 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 सर जी ठीक है, प्रॉफिट बुलाते, यस प्रॉफिट बुलाते हैं। और वो जो सैलरी है या प्रॉफिट है वो खर्च किया जाता है परिवार के लिए। 8-10 लोगों का जो भी परिवार है, या 4 लोगों का, 5 लोगों का परिवार के शौक मौज के लिए और कुछ जरूरतों के लिए, जैसे कि घर का राशन आना है तो उसी पैसे में से आएगा, है ना। गाड़ी की ईएमआई जानी है, घर की ईएमआई जानी है, बच्चों की ट्यूशन की कोचिंग की फीस जानी है, बच्चे पढ़ाने हैं, है ना। कोई कभी बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना है, सैर सपाटा, शादी वादियां, ये सब खर्च इसी में तो खर्चा होता है। अगर बात को थोड़ा मोटे तौर पर मैं बोलूं तो ऐसे बोल सकता हूं क्या कि रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, मोटा मोटी 5 चीजों पर खर्चा होता है। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य। भाई आपके पिताजी ने आपके लिए खर्चा कर दिया, लेकिन यार आपके पड़ोसी की भी तो ये जरूरतें होंगी ना, रोटी कपड़ा मकान, राशन तो उसके घर में भी आएगा ना। वहां कौन लाएगा? मैं लाऊंगा या कोई और लाएगा? तो सर जी पड़ोसी तो पड़ोसी खुद लेके आएगा ना। हाँ हम क्या लेके आएंगे? हाँ अगर कोई पड़ोसी को इतनी ज्यादा केयर कर रहा है कि उसके घर का सामान भी वही लेके आ रहा, तो बस समझ जाइए कुछ मामला अलग है फिर, ठीक है। तो अपना करेगा। अच्छा, मतलब हर परिवार के लोग अपना अपना सब लगे हुए, सब स्वार्थी हो गए हैं, अपने अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, दूसरे के परिवार के लिए कोई भी नहीं कर रहा है, और कहते कि हम स्वार्थी नहीं है। खैर अच्छी बात है, स्वार्थी बने रहो। पर मैं ये कह रहा हूं जरा 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 थोड़ा सा अपने ना बाउंड्रीज को खोल दीजिए। टैक्स के महासागर में उतरने के लिए हम जा रहे हैं, थोड़ा बाउंड्रीज को खोलिए यार, ओपन माइंड से बैठना। और मैं बताऊं एक चीज और बताऊं आपको, ये सोच कर बैठना कि कितनी भी कोशिश कर लो सर, गुरुजी कितनी भी कोशिश कर लो, हम ना सीखने वाले टैक्स। इस माइंडसेट के साथ बैठ जाओ, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। गुरुजी कितनी भी कोशिश कर लो, हम ना सीखेंगे टैक्स, ये बैठ जाओ करके, फिर भी सीखोगे तुम। तो थोड़ा सा दिमाग को बड़ा करते हैं, 5-7 लोगों की फैमिली से बढ़िए और पूरे देश को एक परिवार मानिए। 140 करोड़ लोगों का एक परिवार है। इस परिवार की भी अपनी कुछ जरूरतें हैं। इस परिवार का मुखिया कौन है रे? मेरे परिवार का मुखिया मैं हो गया, तुम्हारे परिवार के मुखिया पिताजी है मम्मी। असल में तो मम्मी ही है, दिखाने के लिए पिताजी है। चलो जो दिखता है चलता है उसे नहीं मान लेते हैं, पिताजी मुखिया हो गए, ठीक है। पिताजी। लेकिन इस 140 करोड़ लोगों का जो परिवार है, एक रात मैंने मूवी देखी थी चक दे इंडिया, मैं कहां से हूं? मैं इंडिया से हूं, मैं इंडियन हूं, है ना, वो उसका असर आ रहा अभी तक। इस परिवार का मुखिया कौन है? कौन चलाता है इस परिवार को? सर सरकार चलाती है। सरकार 2 लेवल पे काम कर रही है, मोटा मोटी देखा जाए तो। एक सेंट्रल लेवल पे मोदी जी और एक स्टेट लेवल पे योगी जी। लेकिन चक्कर क्या पड़ता भाई साहब, जैसे सर फिर एक बात हो ना, फिर चलाने की जरूरत क्या है? हर व्यक्ति अपना अपना परिवार चला रहा है, तो फिर 140 करोड़ भी तो इन्हीं परिवारों का झुंड है। अरे मैंने माना कि सब अपने अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन इस परिवार के चलने के लिए सड़कें भी तो चाहिए रे। हाँ बोला, हाँ हमारी कुछ कॉमन नीड्स भी तो अपनी होती है ना, है। इसको सड़कें भी चाहिए, ये देखो ना, ये रही जिससे पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, सड़कें भी चाहिए, पार्क भी चाहिए, और ये पब्लिक स्कूल भी चाहिए, पोस्ट ऑफिस चाहिए, ट्रेन चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए, बस स्टॉप चाहिए, ब्रिज चाहिए, ये चाहिए, वो भी चाहिए। ये सब हमारी कॉमन नीड्स होती हैं। घर में राशन तुम ले आए, लेकिन बाहर की सड़क कौन बनवाएगा भाई साहब? हाईवे बन रहा, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा भाई साहब, कौन बनवाएगा? ये कहां से आएगा पैसा? स्टेशन बनना, मेट्रो वाली, कहां से आएगा पैसा? कॉमन नीड्स से हम सबकी समझ में आ गई सर बात। पर्सनल नीड्स को खुद पूरा कर रहे हैं, लेकिन कॉमन नीड्स को तो पूरा सरकार करेगी। लेकिन सरकार कौन सा बिजनेस कर रही है भैया जी? सर ये क्लास सीएमए के लिए भी, हाँ मेरे मुन्ना सीएमए के लिए टनाटन झकास। अपने सीएमए वाले सारे बच्चों को बता देना ये क्लास सीएमए के लिए भी है। हम पूछना चाहते हैं, बताइए हमारे, अरे बोलिए, अरे कमर सीधी, ओ भैया मेरे कबूतर, इधर मेरे भूरा, यहां देख, मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, लाल डोरा नजर आएगा तुझे। मुझे बता ना, मैं बनवाऊंगा रोड, तुम बनवाओगे, सरकार बनवाएगी, लेकिन सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार कौन सा बिजनेस कर रही है रे? कौन सी जॉब कर रही है सरकार?
तो कहते हैं तेल तो तिलों में से ही निकलता है। सरकार ने कहा, ओ भैया रे, ओ चिंटू, इधर एम्प्लॉय, जो सैलरी वाले थे और जो बिजनेस वाले थे, दो ही तो काम कर रहे थे ना, उन सबको, सारे घर के मुखिया को बुलाया कि हे मुखियाओ, हम बड़े मुखिया हैं, जो तुम कमा रहे हो अपनी कमाई में से एक बाइट हमें भी दे दो, एक बाइट हमें भी दे दो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। और सुनिए, तुमसे जो बाइट ले रहे हैं तुम्हारी कमाई में से, ये जो बाइट है, ये बेसिकली हम अपने थोड़ा ले रहे हैं भाई, ये सारे बाइट इकट्ठे करके इनसे रोड बनवाएंगे, पुल बनवाएंगे, ब्रिज बनवाएंगे, और तुम्हारे सबके कॉमन यूज के लिए वो होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टैक्स का पैसा जाता नहीं है, बल्कि जाकर डेवलपमेंट की बारिश बनकर हमारे ऊपर ही बरसता है। ठीक बोल रहा हूं मैं? टैक्स का जो पैसा होता है, जो बाइट लिया जा रहा है, यही तो टैक्स है। टैक्स का पैसा सरकार के पास जाता है, बादल बनते हैं, और बादल बनकर हमारे ऊपर ही डेवलपमेंट की बारिश बनकर वो बरसता है। एग्री करते तो ठोको ताली, बताइए हां या ना, पहले बताओ मुझे। हां सर जी, बरसता है, आजकल तो ज्यादा ही बरस रहा है। ठीक कह रहे हो, कुछ ज्यादा ही बरस रहा है आजकल तो। हिमाचल में तो तबाही ला रखी है भाई साहब, क्या करें, आजकल तो सरकार फाड़े दे रही है, बादल के बादल फट रहे हैं आजकल तो। सही कह रहे हो यार, ज्यादा ही टैक्स भर दिया, ये चक्कर सारा वो, ये जीएसटी कलेक्शन सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, 2.25 लाख करोड़। अरे सोचिए, जो पहले कभी जीएसटी आने से पहले इंडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन 70-80 हजार करोड़ महीने की हुआ करती थी, आज वो 1,70,000 करोड़ के आसपास जा रही है। 1 लाख करोड़ भर के, डबल से भी ऊपर चला गया भाई साहब। तरीका है कोई? है तरीका है? तो भैया जब इतना टैक्स जा रहा है तो बादल तो फटेंगे ही, डेवलपमेंट की बारिश बनके हमारे ऊपर गिरेंगे ही गिरेंगे। ठीक। अब एक बार बात और बताइए, ये सरकार ने जो बाइट मांगा है, ये सरकार ने जो बाइट यहां पर मांग रखा है, ये बाइट आपका कैसा है, इसका नेचर कैसा है? चंदे जैसा चंदा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। क्या ये इस नेचर का है? अगर इस नेचर का हो तो कोई ना दे। ये तो इस नेचर का है, ये तो इस नेचर का है, इस नेचर का देना पड़ेगा, मैं देना पड़ेगा, चल दे, ये तो इस नेचर का है, ये तो देना पड़ेगा, कंपलसरी। कह रहे कंपलसरी देना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं टैक्स। किस लिए लिया सरकार ने? इस देश को डेवलप करने के लिए, हमारी कॉमन नीड्स को पूरा करने के लिए सरकार ने यहां पे टैक्स लगाया है। समझ में आ गई बात? हां सर जी, आ गई है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि टैक्स क्या है? अगर ये देखा जाए कि टैक्स क्या है, तो यहां पर निकल के आता है। अब देखिए ना, सारा समझने के बाद अब किताब पे आएंगे ना। किताब को पढ़कर समझने नहीं जाएंगे, समझ के किताब पे आएंगे। कंपल्सरी एक्सटॉर्शन, अबे मार मार के थप्पड़ मार मार के, कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। तो सर जी, अगर कंपल्सरी एक्सटॉर्शन मनी है, तो फिर जो मुंबई में भाई लोगों का फोन आ जाता है, चार खोके, तो सर जी, तो गुरुजी फिर तो वो भी तो वही हो गया। गुरुजी, लाइव लेक्चर में मोटरोला डिवाइस ने ऑपरेट होगा क्लास परचेज करने के बाद। मोटरोला में नहीं होगा भाई, मोटरोला में नहीं होगा। हाँ, तो भाई ऐसे में क्या करेंगे? तो अब तो हफ्ता वसूली है, तो सर मतलब टैक्स और हफ्ता वसूली एक ही चीज है क्या? वो भी तो मुंबई के भाई लोग कहता है ठक 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 ठक, या तो दो खोके ढीले करो ना, ठक 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 ठक, खत्म। वो सरकार कर रही है? नहीं नहीं नहीं, सुनो, यहां तक पढ़ोगे तो ये हफ्ता वसूली की डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन इसके आगे पढ़ो ना, लीगलाइज, आय हाय हाय हाय, मेड अंडर एनी एक्ट या लॉ। जब हम वो बाइट किसी लॉ में लिखकर, किसी एक्ट में लिखकर लीगल तरीके से लेते हैं, ले वही रहे हैं, लेकिन तरीके से ले रहे हैं। क्या ले तो रहे हैं, लेकिन तमीज तरीके से ले रहे हैं, तो वही चीज बन जाती है टैक्स। वाह 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 वाह। किस लिए ले रहे थे? टू सपोर्ट द नेशन, देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए। मुझे बताइए, टैक्स की डेफिनेशन दिमाग में सेट हुई कि नहीं? रटवा नारा ऐसे कराने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में जाए। और बता दूं, अल्टीमेटली लिखना वो होता है, ना सी इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज, ना मेरी बुक की लैंग्वेज,
आपके दिमाग में जो मेमोरीज गई हैं, उन मेमोरीज को आप कैसे वोमिट करते हो कागज पर, लिखना आपको वही होता है, वही आप लिख सकते हैं। आप कभी किसी किताब की लैंग्वेज नहीं लिख सकते, इस कड़वे सत्य को मानिएगा। आप कभी भी किसी किताब की लैंग्वेज रट्टा मार के नहीं लिख सकते। आप लिखते हमेशा वो है जो आपके अंदर भरा है। आप वोमिटिंग कैसी करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सिखाऊंगा मैं, तमीज और तरीका उसका मैं सिखाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद में उसके बाद यहां पर आइए, देखो मैंने सब लिखा है, मैं जो बोलूंगा सब लिखा मिलेगा, छप गया। आपको अपने कर कमलों को, अपने हाथों को कष्ट थोड़ा कम देना पड़ेगा। देखो यहां से मैंने एग्जांपल लिया था ना। अब ये कुछ फैमिली होती है, रन बाय पेरेंट्स, जॉब करते हैं, सैलरी कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, गुड सर्विस का फीस आती है, प्रॉफिट आता है, उससे अपना घर परिवार चलाते हैं, रोटी कपड़ा मकान। हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, हमने कहा यहां से यहां आना, जरा क्या होगा भाई साहब यहां पे आके, इतनी बड़ी फैमिली होगी तो क्या होगा रे, रन बाय द गवर्नमेंट है, जॉब है, सैलरी है ना, तो जॉब कर रहे हो तो सरकार कहती है भैया आप हमें इसमें से दे दो, इनकम टैक्स हमें यहां पर चाहिए होता है ना। बिजनेस ऑफ गुड्स कर रहे हो तो हमें ये बिजनेस, मतलब एक बात बताओ, आपका जो जीएसटी होता है ये बिजनेस टैक्स है। जैसे यहां जरा, जैसे इधर आओ, जैसे भाई साहब मैं कौन हूं, मैं हूं यहां पे एम्प्लॉयर, मैं तो बिजनेस करता हूं ना, मैं सर्विस का बिजनेस करता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और ये संदीप है, ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है। हमें से बताइए जीएसटी किस पर लगेगा? थप्पड़ मारो खींच के। ये कितने साल हो गए? 10-11 साल हो गए साथ में काम करते करते, मुझ पे लगेगा। एम्प्लॉय पर जीएसटी नहीं है। जीएसटी एक प्रकार का बिजनेस टैक्स है। कैसा रे? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, बिजनेस टैक्स। अरे नाश्ता कराऊं क्या? बिजनेस टैक्स है, इसलिए बिजनेसमैन पर ही लगेगा। फॉर्म भरा है कभी आपने? उसमें पिताजी के बारे में पूछते हैं, बताइए पिताजी क्या करते हैं आपके? या तो एम्प्लॉय लिखा होगा या सेल्फ एम्प्लॉयड, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड। तो भैया एम्प्लॉय को तो हम धक्का देके बाहर निकालेंगे, ये जीएसटी का घर है, यहां एम्प्लॉय का कोई मतलब नहीं है। इस पे इनकम टैक्स लगता है, जीएसटी की बात इस पे नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस नहीं कर रहे। जो बिजनेस करेगा, जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल, चलो तो यहां से भाई साहब इनकी बातों को निकाल दिए, जाओ तुम, जाओ निकल जाओ यहां से, हैं मेरी जिंदगी से जानने का क्या लोगे तुम, जाओ यहां से, निकल जाओ तुम। हम बिजनेस वाले यहां रुकेंगे, बिजनेस गुड्स या सर्विस का हो सकता है, सिर्फ उन्हीं पर हम बात करके चलेंगे। राइट, ओके सर जी। तो यहां पर आए, अब देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है और ये एग्जांपल आपको दिखाएगा कि मैपिंग कहां कहां और कैसे कैसे करी जाती है मेरे भूरा, ठीक है। वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, जैसे मेरी अपनी फीस है, ठीक है, ये है कि 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। सरकार मुझसे कहती है, देखिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब सरकार तो बाइट लेगी ना, अभी समझ में आ गया बाइट कौन ले रहा है ना। दोनों सरकार बाइट मारती है, सेब को खा लिया ऑल आउट की तरह बाइट मारती है, उसमें से कंपल्सरी मारती है, दो तरीके से मारती हैं। कोई भी चीज मान, दो तरीके होते, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो हमारा कौन सा है? इनडायरेक्ट। शिव 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 शिव, इनडायरेक्ट है हमारा, इनडायरेक्ट है। तो सरकार ने मुझसे कहा कि हे राजकुमार, तुम ये जो सर्विस दे रहे हो, इसमें उस कस्टमर से जीएसटी का पैसा भी वसूल कर लेना, टैक्स का पैसा उससे ले लेना। हमने कहा ठीक है, उससे लेकर हमें दे दियो। तो मैं तो एक प्रकार से सरकारी एजेंट हो गया। कौन हो रहे? सरकारी एजेंट, कि वहां से, क्योंकि बोलते हैं ना, आपने सुना हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसका लोड अल्टीमेट कस्टमर पे पड़ता है, एंड यूजर पे पड़ता है ना, जो यूज करता है। बट जीएसटी तब से आया, तब से सुनते आ रहे हैं कि एक भिखारी भी माचिस खरीदता है तो माचिस में जीएसटी लगा हुआ होता है, उसका लोड भिखारी पे पड़ता है, तो भिखारी भी जीएसटी भरता है, अल्टीमेट उसकी पॉकेट से भी पैसा निकलता है। ये तो जानते ही हो आप। तो सरकार ने मुझसे कहा कि वो मेरे पास नहीं आ सकता, वो बहुत सारे लोग हैं, 140 करोड़ हैं, तुम धंधा कर रहे हो भैया रे, तुम वहां से लेना, हमें दे जाना। तो मुझे बना दिया सरकारी एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। हमने कहा ठीक है। मान लीजिए मैंने मेरी फीस रखी 5,000 रुपए की, मान लीजिए मानने में क्या जा रहा है, सरकार ने बोला 18% का जीएसटी लीजिए। हमने कहा ठीक है भैया लाइए जीएसटी। तो यहां पर हो गया 5,900 रुपए। आपने मुझे दिया 5,900 रुपए। मुझे यह बता दीजिए इसमें मैं मेरी फीस कितनी मानूं, जिसे कलेजे से लगा के रखूं, मेरी फीस कितनी
5,000 या 5,900 रुपए? ओ भाई साहब, 5,000 या 5,900 रुपए है? कितनी रे? अरे बोलो रे, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। एक मोबाइल लगा देना तो ये डाउन हो गया उसकी बैटरी। ऑन करके यूट्यूब ना। सर जी यहां पे आके ना मेरा जैसे मैं अपनी छाती से लगा के रखूंगा वो है 5,000। 900 मेरा नहीं है, 900 तो सरकार का है, उनको जाएगा। मेरा क्या मतलब 900 रुपए से यार, उसका पैसा है। पर सर एक बात बताइए, अगर ऐसा ही है तो जीएसटी आप लेके दे रहे हो तो फिर लोग जीएसटी की चोरी क्यों करते हैं? जीएसटी की चोरी करते हैं वो लोग, वो निर्लज्ज जो दूसरे की अमानत को अपना मान लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को इसके पास छोड़ गया, दोस्त के पास, कि भाई मैं 4 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, ध्यान रखना, और दोस्त कहता तो मेरी हो गई है, ये तो कितनी निर्लज्जता होगी ना भाई। वही चीज है, हमें इस 900 रुपए से ममता हो जाती है, मोह हो जाता है, अपना मान बैठते हैं, और मुझे फीलिंग ये आती है कि ये 5,900 मेरी जेब में आया, ये मेरा ही है। और जब मुझे अगले महीने टैक्स भरना होता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा पैसा जा रहा है। इस चक्कर में हम लेते हैं, लेकिन देने में लगता है कि मेरा जा रहा है। तो दिमाग का खेल है, ममता और मोह है, सब और कुछ नहीं है, सब मोह माया है। ये इस चक्कर में लोग उसे ना देने के चक्कर में यहां चोरी चकारी करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरे बच्चा, मुझे बताइए ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि लोग आखिरकार चोरी करते क्यों हैं? डाकू मंगल सिंह, तू बता। डाकू मंगल सिंह भी है हमारे इसके अंदर, पता है? हाँ, इसलिए लोग चोरी चकारी यहां पर मालिक करके चलते हैं। जी साहब, वैसे एक बात पूछूं, आज तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, आपने नोटिस किया हमने फालतू की एक बात नहीं करी, और हमारी क्लास में मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो यहां पर आकर ये हो गया जी अपना। तो हमने कहा सरकार लीजिए, हम तो अच्छे, हम चोरी थोड़ा करते हैं, हमने 900 रुपए सरकारी था, दूसरे की अमानत थी, और दूसरे की अमानत 4 दिन तुम्हारे पास रह जाता, उसे अपना मत मान लेना यार, ठीक है? कुछ एथिक होने चाहिए व्यक्ति के साथ में ना। तो ये हमने सरकार को पे कर दिया। अब सरकार को पे करने के बाद हमारा अपना पैसा बचा 5,000। क्या 5,000 पूरा मेरा होता है? जी नहीं, इसमें से मेरा कुछ खर्चा पानी भी होता है। भाई किताबें भी छपती हैं, अपने संदीप को भी देना है, और जो स्टाफ है उनको भी सैलरी देनी होती है मुझे, है ना, कोरियर वाले के भी पैसे होते हैं, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका भी खर्चा आता है। तो मोटा मोटी मान लीजिए मेरा खर्चा आ जाता है 2,000 रुपए का। इसका मतलब मेरे पास अब बचा पैसा, नेट कमाई जो मेरी बची वो है 3,000 रुपए की। क्या रे? 3,000 रुपए की। इतने में ही फोन आ गया मोदी जी का। हे राजकुमार, हम तो डर जाते हैं हे राजकुमार बोलते ही। हे राजकुमार, वो पुल बन रहा था राजकुमार, और वो जो पुल है ना, वो पुल अधूरा है, और पैसे चाहिए। अब मुझे बताइए, क्या इस स्टेज पे आके आपका सिलेबस खत्म हो गया, सारा काम हो गया, फीस आ गई, मैं आपसे कहूं कि सरकार और पैसा मांग रही, भैया थोड़ा सा पैसा और दे दो, क्या तुम दोगे रे? नहीं दोगे ना? तू कौन के मैं खामोखा, तुम नहीं दोगे। तो अब इस बार पैसा जब मोदी जी ने मांगा तो मुझे मेरे ही कमाई में से देना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ये मैं सीखा हूं पुणे से, पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहां पर आकर मान लीजिए इनकम टैक्स का फ्लैट रेट मानने में क्या जा रहा है, 30% का है। तो मेरी जो कमाई थी है, मेरी किस्मत से जाने का क्या लोगे? तो मेरी कमाई जो थी 3,000 रुपए की भाई साहब, उसका 30% सरकार ने एक और बाइट मारा, कैड़ा करके। कभी कभी अमरूद या सेब खाते तो मोटा बाइट नहीं मारते, खासतौर पर तब मारते जब छोटे बच्चे के हाथ में कोई फल होता है, तुम्हारा खाने का मन कर रहा है, उसे पता है बेटा एक ही बाइट देगा, मुश्किल से देगा वो भी, तो आप जितना बड़ा बाइट मार सकते हो उतना बड़ा मारते हो। तो सरकार ने यह भी मुंह खुला लिया सोसा की तरह, और है कड़ा करके बाइट मारा 30% का, और बड़ा सा टुकड़ा काट के ले गए। तो ये है 900 रुपए यहां से काटा, अब मेरे बेडरूम में पहुंचता है 2,100 रुपए। कहां आपकी नजरों में लगता है मोटी कमाई कर रहे हो, मोटा कमा रहे हो, मोटा 5,900 आया था, लेकिन मेरे बेडरूम में पहुंचा सिर्फ 2,100 रुपए। तो मालिक ये कट गया आपका, यहां पर डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो एक बात बताइए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की आप फर्क कैसे करोगे? पहली बात, पहले कौन सा आएगा पिक्चर में? पहले डायरेक्ट टैक्स पिक्चर में आता है कि इनडायरेक्ट टैक्स पिक्चर में आता है? रे
कौन सा पिक्चर में आता है रे, पहले बता। पहले पिक्चर में कौन आएगा प्रैक्टिकल तो अड्डे सामने, भाई साहब बता दो रे। इधर भूरा कबूतर, यहां सर जी पहले आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। हां, तो मैं आपको जो भी चर्चा करूंगा मैं यहीं खड़े रह के करूंगा, यही मेरा हिस्सा है, यही आपका 50 नंबर का डिस्कशन आपका यहीं पर किया जाना है। जहां पर मेरी बात खत्म हो जाएंगी वहां से फिर मैं आपको कहां लाके छोड़ दूंगा, मैं आपको यहां लाके छोड़ दूंगा। यहां से फिर आपके इनकम टैक्स वाले सर बताएंगे कि देखो जी इसमें से ये खर्चे आपके अलाउड किए जाते हैं, अलाउड करने के बाद ये आपका प्रॉफिट आता है और इस प्रॉफिट पर ऐसे करके आपका इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स आपका कैलकुलेट किया जाता है, आपका यहां पर ये होगा। इज इट ओके? इसलिए आपका यहां पर चल रहा है, यहां पर मैं हूं। ये समझ में आ गई बात? हां सर जी एकदम समझ में आ गई और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फर्क कैसे करूं? सरकार से भी ले रही है तो हमारे से भी डबल इनकम। हां सरकार वही तो, तभी तो दो ले रखी है, तुमसे भी ले लिया मुझसे भी ले लिया, तू भी अन्ना मैं भी अन्ना, भाई साहब सबसे ले लिया। पहचान, एक बात बताओ, ये इंजेक्शन का मेरा, मुझे एक बात बताओ, ये इंजेक्शन है मेरा, भैया आ जाओ, किसको बीमारी रहे? ये ज्यादा ओढ़ के बैठा है, कम्बल ओढ़ ऐसे आ जा, इसको ओढ़ के आ जा, ऐसे आ जा। ये आया भैया, इससे बीमार है ये कह रहा डॉक्टर साहब, ये रहा यहां बैठा है, ये कह रहा डॉक्टर साहब ठंड लग रही है, ठंड से बुखार आ रहा बहुत तेज। अच्छा बेटा तो देख ये रही दवाई, इसमें थोड़ा सा ये मिलेगा कफ सिरप दवाई में थोड़ा सा कफ सिरप मिलाया, अभी बन गई बुखार की दवाई, ठीक है, पैरासीटामोल और सारा कुछ मिलकर इसमें से बन जाता है। इंजेक्शन दे दो इसको जरा। टैक्स बहुत शानदार चीज है, तुम्हें बताऊं, ये खामखा लोगों ने से बदनाम कर रखा बिना बात का। मैं कह रहा हूं ये सबसे, मैं विश्वास माना है मेरी बात पे, और नहीं है ना तो यार उन बच्चों से पूछ लेना जो पढ़ चुके हैं टैक्स ना, कि यार टैक्स बोरियत वाला होता है, ये तो एक्सपेरिमेंट वाला है। हाय बबूला आ रहा है इसमें कुछ, बबल्स को दू, चलो भाई डाल दो जरा ये है, रुक जा मत कर दिमाग उधर मुका चल। कॉटन है थोड़ा सा, कुछ भी तो कपड़ा दे दो, कुछ कॉटन है हल्का फुल्का। कोई नहीं, उधर देख, उधर थोड़ा सा तो हल्का लगाऊंगा, हल्का अच्छे की एस्थेसी हो जाती है, करवा के देख लेना, नहीं तो तुम आप ज्यादा हिलना मत बिल्कुल भी हिलना नहीं, ध्यान रखना, हिल गया तो बेटा मारा जाएगा। कुछ हो रहा है? आई थिंक इंजेक्शन लगने से पहले जो दर्द होता है ना, उतना तो शायद इंजेक्शन लगने के बाद भी नहीं होता है। अगर आज मैं इंजेक्शन इस व्यक्ति को लगाऊं तो दर्द तुम्हें होगा या मुझे होगा? मुझे होगा दर्द, तुम्हें होगा। तो जिसको लगा दर्द उसी को होता है। क्या इसका कुछ उल्टा भी है? जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जैसे 4 महीने 5 महीने का बच्चा, क्यूटी पाई एच मुन्ना, उसकी वैक्सीनेशन होती है, डॉक्टर के पास में जाता है, मां की गोद में बच्चा होता है, डॉक्टर उस बच्चे के यहां थाइज में लगाते हैं, बाजू बाजू बच्चे कितनी कोमल होती है, थाइज में इंजेक्शन देते हैं वैक्सीनेशन का। भाई साहब एक बात बताना, ईमानदारी से बताना, वहां दर्द किसको होता है, बच्चे को या मां को? अरे बच्चा तो पता नहीं दर्द होगा नहीं होगा, बाद में होगा, कब होगा, लगने के बाद बहुत देर बाद बच्चे को वो होश आता है, क्या हुआ बे, कौन काट गया बे, क्या हुआ बे, वो तो बहुत देर बाद। मां का तो कलेजा पहले हिल जाता है जब उसके छोटे से बेबी के अंदर इतनी सिरिंज घुसाई जाती है। तो लग वहां रहा है इंजेक्शन, दर्द कहीं और हो रहा है। अगर यह बात आप जानते हो तो इसका मतलब यही तो है
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जिसको लगा दर्द उसी को हुआ तो डायरेक्ट, इंजेक्शन लगा किसी और को, दर्द किसी और को हुआ, जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी जो मुझे बताइए, ये सरकार ने इंपोज मेरे ऊपर किया, लगाया मेरे ऊपर, लेकिन निकला किसकी जेब से? क्या मेरी पॉकेट से कि तुम्हारी पॉकेट से? सहा किसने? बोझ किसने झेला इसका? आपने झेला इसका बोझ। किसने झेला? आपने झेला है। तो लगा मेरे ऊपर, झेला आपने, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इंजेक्शन लगा किसी और को, दर्द कहीं और हुआ, इनडायरेक्ट है। और जिसको लगा दर्द जिसको लगा दर्द उसी को हो रहा है। अभी भी डर गया ये। जिसको लगा, इंजेक्शन होती है चीज है, बचपन का भय बैठा होता है, पता है कितने बड़े हो जाओ। जिसको लगा दर्द उसी को हुआ, तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। यानी कि ये जो 900 रुपए थे, ये लगा भी मेरे ऊपर था, मांगा भी मुझसे गया था, और इसका बोझ भी मेरी ही जेब पर पड़ा है। ये आपका डायरेक्ट टैक्स यहां पर आकर हो जाता है। मुझे बताइए बाबू, बात समझ में आई या नहीं आई? और इस बात को आसान भाषा में, ये देखो मैंने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, इंपोज्ड ऑन, अगर लग गए है, लगा है मेरे ऊपर और टैक्स का लोड पड़ा बच्चों के ऊपर, दर्द कहीं और हो गया रे, दर्द कहीं और हो गया, इनडायरेक्ट है। और अगर जिसको लगा उसी को दर्द है तो डायरेक्ट है। यहां पढ़ के देख लीजिए थ्योरी को। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लेविड। अच्छा जी, तो जिसको उसी को बर्डन झेलना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में कोई और, यानी कि अल्टीमेट यूजर, जो एंड यूजर होता है, जो कंज्यूमर होता है, वो टैक्स लोड लेता है। नेचर ऑफ टैक्स, ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। कैसे भला? प्रोग्रेसिव कैसे, रिग्रेसिव कैसे? आपको पता है इनकम टैक्स कैसे लगता है? इधर आओ। क्या बहुत गरीब आदमी पर मान लो ये है आपकी कमाई, आपकी जो, अरे भाई साहब इनकम टैक्स तो इस पे भी लगेगा और मुझ पे भी लगेगा। इनकम टैक्स दोनों को मारता है, लेकिन जीएसटी सिर्फ इस पे लगता है ना? अच्छा जी, तो मैं क्या पूछ रहा था आपसे, अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसकी बहुत कम आमदनी है, मजदूर आदमी है, क्या उससे भी इनकम टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा ज्यादा कमाता है 10% देना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा कमाता है 20, 15, जो भी स्लैब बने हुए, और ज्यादा 30, और ज्यादा सरचार्ज। तो क्या देख रहे हैं? प्रोग्रेसिव नेचर का है। जो जितना कमा रिया है उसे उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन मेरा जीएसटी ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करता है रे। ये कैलकुलेटर चाहे अंबानी का बच्चा खरीद के ले जाए या भिखारी का बच्चा खरीद के ले जाए, क्या टैक्स का लोड जो इसमें इनबिल्ट है, इसमें लगा हुआ है, क्या वो चेंज हो जाएगा? अंबानी का बच्चा खरीदने आया तो 28% जीएसटी लगाओ, भिखारी का बच्चा खरीदने आया तो भैया इस पर जीएसटी लगाओ ही मत, ऐसा होगा क्या? नहीं। ये उदासीन है, रिग्रेसिव है, समान भाव रखता है, सबका मालिक एक है, ऊंचा नीचा जात पात किसी में भेदभाव नहीं रखता है, ये समभाव में रहता है। किस भाव में रे? समभाव। संभाव बड़ा शब्द होता है, ऊंच नीच दुख सुख सब में एक जैसा रहता है, संभाव है। संभाव को बोलते हैं अंग्रेजी में रिग्रेसिव नेचर। प्रोग्रेसिव क्या है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ बोलो हाँ। और आज तो पहली क्लास है, पढ़ाया ही क्या है, अभी तो आगे आके देखो कैसे कैसे कांड करते हैं क्लास के अंदर हम। हाँ वही तो, आगे कुछ बारिश बरसाएंगे। मेरे पास और भी यहां पर है, दिल्ली हरियाणा ये वो सब, मेरे पास बहुत सारा मसाला रहता है भाई साहब। हाँ, और मैं तो पता क्या है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना सी राजकुमार पे, मैं तो ग्राउंड से, फील्ड से भी मैं आपको दिखाऊं क्या हम तो भाई साहब ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ना, एक मिनट रुको जरा, कहां है यूट्यूब उसमें? चलो यूट्यूब पे जाके देखना, हम डेमोज देते हैं। मतलब मैंने अपने ही पार्किंग लॉट में जाके बच्चों को इकट्ठा करके क्रेडिट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कैसे क्रेडिट कॉन्सेप्ट होता है, देखना आप। तो वैसे करके हम अपनी बातें करके चलते हैं मालिक, ठीक है जी। तो और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि 1.25 घंटे होने को आया, किसी एक सिंगल बच्चे ने ये ना कहा ब्रेक दे दो। जय हो आपकी, जय हो, जय हो। बड़ी खुशी मिलती है यार, बड़ी खुशी मिलती है। कोई जोक नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं, सिर्फ सीधा सीधा डायरेक्ट लॉ चल रहा है
और ब्रेक ना मांगे बच्चा तो मतलब हमारी ये कामयाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मतलब हमारी आंखें तो नम हो गई ये मान के चलो। और अब बता रहा हूं मैं आपको एक बहुत जरूरी बात, बहुत ही जरूरी बात, और बहुत जरूरी बात यह है, नई स्कीम है, 4-5 चैप्टर आपके बढ़े हैं, सी इंस्टीट्यूट का भी थोड़ा सा और कंटेंट आना बाकी है क्वेश्चन आंसर बुक को लेकर, इसलिए हम ये जो क्लासेस हैं ये कंटिन्यू करेंगे अपनी 10th ऑफ अगस्त से। 10th ऑफ अगस्त से हमें लगता था कि शायद थोड़ा और जल्दी आ जाएगा मटेरियल, बट ये क्लासेस अब शुरू होंगी आपकी 10th ऑफ अगस्त से। 10th भी ऐसे मान के चलो, 10th भी क्या आप ऐसे मान के चलो, 10th भी नहीं, आप ऐसे मान के चलो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, ऐसे मान के चलो। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त का मतलब हो गया कि 10, 11, 12, 13, इस में आपकी 10 से 14 के बीच में, 10 to 14 के बीच में आपकी क्लासेस हम रिज्यूम करके चलेंगे वहां से। तब तक ये जितना भी स्टडी मटेरियल सारा कुछ हो जाएगा और इस डेट तक आपके पास वो मटेरियल पहुंच भी जाएगा, ठीक है जी। और कोई क्वेरीज है आपकी तो मेरा डायरेक्ट नंबर लीजिएगा 9810012161, है ना, वो ना कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ, व्हाट्सएप के चक्कर में मत पड़ना, हालांकि वो भी है, आप सीधा कॉल करना, सीधे कॉल, अच्छा लगेगा आपसे बात करके, मुझे सीधे कॉल करना आप मुझे, ठीक है, या तो कॉल पिक होगी नहीं तो मैं कॉल बैक आपको कर लूंगा, राइट। तो 10 अगस्त के आसपास अब हम रिज्यूम करेंगे, 10 से 14 अगस्त के बीच में हम रिज्यूम करेंगे यहां पर। और मुझे बताइएगा जरूर मालिक कि आज की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, क्लास आपको कैसी लगी। 16-17 साल हो गए लेकिन आज तक मैं पहली क्लास का अपना जरूर पूछता रहा हूं कि क्लास आपको कैसी लगी है, आपका रिव्यू, आपका फीडबैक, एक आज पूछूंगा और एक आपको लास्ट क्लास में पूछूंगा, बीच में कभी नहीं पूछूंगा आपसे मैं। वैसे मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि चेहरे से बहुत कुछ पता लग जाता है। वैसे आज हमने सीखा क्या था, दरअसल हमने यही सीखा था, एक बार रिकैप करा दूं मैं आपको सारा का सारा कि भाई देखो हमने सीखा यही था कि 50 नंबर का जीएसटी हो गया है, जीएसटी पोर्टल का यूज है जिससे हम पिछले 3 साल से भर भर के करवाते आ रहे हैं, और हमारी यूएसपीस की यहां पर बात हुई थी। जीएसटी पोर्टल का भरपूर यूज होगा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, हर चैप्टर का टेस्ट होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आईआरएस ऑफिसर्स है आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन देने के लिए, अधिकारियों से भी आपको जो भय होती है ना हल्की फुल्की वो भी निकलवा देंगे, चिंता मत करो। ऐसे एटमॉस्फेयर में लेके आएंगे अधिकारियों को, आपको लगेगा नहीं कि अधिकारी है, मतलब जैसे मुझसे बात कर सकते हो ना निसंकोच, ऐसे बात करवाऊंगा आपकी मैं, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन आंसर की बुक मैंने आपको दिखाई दी है और बड़े बड़े चार्ट्स हमारे पास में हैं यहां पर मालिक। तो सर कल नहीं आओगे डाकू मंगल सिंह? हाँ तो बाबू पे रिजल्ट ते चलेगा ना, पर सर क्लास यूट्यूब पे रिजल्ट तक चलेगा ना? नहीं कल नहीं, मेरी क्लास आज और अब मेरी क्लास अगली जो सेकंड जो मेरी क्लास निकल के आएगी वो आएगी आपकी अगस्त में, 10 अगस्त के अराउंड, ठीक है। तो वैसे करके है, और ये तब तक वो स्टडी मटेरियल का है, तो स्टडी मटेरियल होगा थोड़ा सा इंस्टीट्यूट और उसमें कंटेंट दे रहा है तो हम कंटेंट को जोड़ के चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर और कुछ कंटेंट हमें ऐड करना पड़े, ठीक है जी। तो और YouTube चैनल कौन सा सर जी आपका? रुको जरा एक चीज दिखाऊं मैं आपको, पता, रुको जरा मेरी बात सुनो। पता है ये जो मेरा वीडियो था ना, ये जो क्वेश्चन आंसर बच्चा कितना लाइक करता है, चीज दिखाऊं मैं आपको, रुको जरा। यहां पे ये रहा, मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर राइटिंग का वीडियो, उसी का स्क्रीनशॉट लिया मैंने, अभी पीछे डाला था मैंने, 1.5 लाख व्यूज 4 महीने पहले डाला है। मतलब इसकी जो लाइकिंग है वो बहुत ज्यादा। ये मेरा चैनल है सीए राजकुमार आईडीटी क्लासेस, यहां पर ये मेरा चैनल है और मैं आपको दिखाऊं सीए राजकुमार, ये मैं करता हूं और ये आता है डांस भी बहुत किया हमने, जहां जाते हैं वहीं डांस कर लेते हैं हम साहब। तो यहां पर आए और यहां पर आकर मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं इसमें आके ना कि यहां पर क्या दिखाना था मैंने, ये रहा हमारे डेमोन्स्ट्रेशंस, ये सारे डेमोज हैं हमारे, ठीक है। एक ये देखो, ये मेरे लाइव डेमो था हमारा, ये ना, ये बच्चों को यहां पर बिठाकर मैंने और क्रेडिट कॉन्सेप्ट अपना पूरा समझाया था, ऐसे करके यहां पे आके ये आपके लिए भी आएगा, ये यहां पर पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके लिए भी निकल के आएगा कि किस प्रकार से पूरी गाड़ियां हैं, सारा सामान यहां पे रखा हुआ है, कंप्रेसर है, एसी है एंड ऑल सब कुछ है यहां पर, जिससे कि हमें बात ना बाबू मेरे प्रॉपरली समझ में आती है। शब्दों में आप कितनी ताकत फूंक दोगे यार,
दिखना चाहिए, एक नाटक की तरह, एक प्ले की तरह, तो चीज समझ में आती है, वो भी एक बार में। इंस्टा है, वहां पर आप जाइएगा प्लीज, सी राजकुमार, वहां पर देखना हमारे डेमोस कैसे कैसे होते, कैसे कैसे कांड हमने कर रखे, वहां जाके देखना तुम, ठीक है। बच्चों ने रील बना के डाल रखी है, सीए राजकुमार करके ढूंढोगे तो मिल जाएगा, मेरा इंस्टा मिल जाएगा आपको, वहां भी आप कनेक्ट हो जाइएगा, यूट्यूब चैनल, और मेरा नंबर मैंने आपको दे ही दिया है। मिलते हैं अब आपसे अगस्त के महीने में। और बुक की पीडीएफ कहां से मिलेगी? पीडीएफ की जरूरत ही नहीं है अभी आपको, और कहोगे तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले चैप्टर की पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, ना ही आपका जाने का मन कर रहा, जो मुझे दिख रहा है। आप भी जाने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। मतलब यार, मैंने माना कि बच्चों से लगाव हो जाता है, लेकिन लगाव होने में 4-6 क्लास लगती हैं, लेकिन दिस इज माई फर्स्ट बैच जिसमें डे 1 पर मुझे बच्चे से इतना लगाव हो रहा है कि मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है यहां से। खैर कोई बात नहीं, बाकी बातें हम अगली क्लास में अपनी करके चलेंगे मालिक। और हाँ, डाकू मंगल सिंह, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी की कृपा आपके ऊपर यूं ही बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे पूरे जोश, कमर सीधी होनी चाहिए, लेकिन नॉट ओनली इन माई क्लास, हर क्लास में, ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगस्त के महीने में, इवन ऑब्वियसली रिजल्ट भी आ जाएगा फाउंडेशन का तब तक, उसके बाद आपको मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय है, टाटा है, और ढेर सारा आपको लव यू है, ठीक। अब बंद कैसे करते हैं? मैं बंद कैसे करूं उसको यार, पर अब मजा बहुत ही आया यार, कुल मिला के बात ही है, ठीक है। बाय बाय विदुष, बाय आदर्श, बाय सुमित, बाय अंजलि। और क्लासेस कैसे परचेस करें? crajkumar.com, यहां पर आपकी क्लासेस अवेलेबल है। ये मेरी वेबसाइट crajkumar.com पे जाइए, www लगाना ना भूलें। यहां पे जाके क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा जी सर, फाइनल का रिवीजन, और पता मैंने क्या कर रखा है और कैसे कैसे काम करते हैं हम। 4.5 घंटे में पूरा जीएसटी रिवाइज कर रखा है मैंने, ऑडियो रिवीजन। आंख बंद करो, आराम से लेट जाओ, 4.5 घंटे का समय दो, पूरा जीएसटी खत्म। यस, समय कम है, 10 मिनट, दोस्त का वेट कर रहे हो, 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट कान में लीड लगाइए, चैप्टर खत्म आपका, ऑडियो रिवीजन। ऐसे भी करवा रखा है हमने, कांड तो बहुत बहुत कर रखे हैं, तभी तो रिजल्ट आ सकता है बाबू, बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं आते हैं। सॉरी। तो कान्हा और शेखर और अंजलि और वर्षा और अक्षय और विकास नहीं, विकास, लता चौहान, अनंत जैन, आदर्श और पॉम्पी एसडी, सुमित और डाकू मंगल सिंह और आकाश शर्मा है, अंजलि है, अमित है, और यहां पर दिबिंदु है, गौरी है। सभी को मेरी तरफ से बाय बाय, टाटा, ढेर सारा लव यू। सर मैं लाइव क्लास हमने पूरे सर जी हमने क्या बोलते हैं, लाइव क्लास हमने बाय किया था पर लाइव ज्वाइन नहीं करी है टेक्निकल टीम। हाँ, अरे रुको, टेक्निकल टीम का नंबर 981100138161। क्लास में कोई दिक्कत आई, ज्वाइन नहीं हुई, आप यहां बात करें, या फिर दूसरा नंबर है 8076270344, ऐसे करके, ये टेक्निकल टीम के नंबर है, यहां पे बात कर सकते हैं। लव यू टू, ढेर सारा लव यू। और तुम जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हो, और ना मुझे जान दोगे तुम, दिख रहा है मुझे। रश्मि, आप सर आपकी वी नंबर दीजिए, मैं स्टूडेंट हूं। हाँ, मैंने दिया ना मेरा नंबर ये है 9810012161, डायरेक्ट कॉल करें इसके ऊपर, ठीक है। अभी ही ऑर्डर आई है मेरी। अच्छा जी, ओके, ठीक है, बाय बाय उदितेश्वर, और बाय रश्मि, बाय भूरा, बाय बच्चा। ऐसा प्यार मुझे कभी नहीं हुआ जितना कि, और तुम्हें दिख रहा है, इतने पे तो जब क्लास खत्म होती है बच्चे क्विट करके चले जाते हैं, एक भी जाने को तैयार नहीं है यार। क्या कर रहे हो तुम, हैं? क्या करके मानोगे? अब रुलाओगे तो मुझे आंखों में पानी तो मेरा आ गया। पता होता अभी क्लासेस नहीं होगा। हाँ,
अच्छा प्रियंका, यस सर, राधे राधे और बाय बाय है और टाटा है। ठीक, बाय बाय डियर। बात करते रहना, क्वेरी ना हो ना तब भी बात करते रहना। थैंक यू सो मच।